नमस्कार स्टूडेंट। सरस्वती माँ कोचिंग सेंटर में आज हम आपका फिर से स्वागत करते हैं। आज की क्लास में हम फोर्थ सेमेस्टर की हिस्ट्री की बात करेंगे और इस पूरी की पूरी वीडियो में मैं आपको सारे के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ, क्योंकि पिछले साल मैंने आपको थर्ड सेमेस्टर की हिस्ट्री करवाई थी जिसमें सारे के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराए थे और उसी में से पूरा पेपर आया था। ठीक है, आप जाओ जाके देख लो, क्वेश्चन पेपर उठा के देख लेना, मेरे नोट्स के क्वेश्चन देख लेना, सारे के सारे सेम आए थे। इसीलिए मैंने पूरी बुक को एनालाइज करके एक एक चीज करके आपके लिए क्वेश्चन बनाए। पिछले 5 से 6 साल के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे इसी में से आते हैं। ठीक है, आज हम फोर्थ सेमेस्टर की हिस्ट्री की बात करेंगे। 1550 से लेकर 1700 तक है, यानी जब मुगल साम्राज्य का अंत होने वाला है और धीरे धीरे करके ईस्ट इंडिया कंपनी की क्या होने वाली है, शुरुआत। इस पूरे इतिहास में हम ये देखने का प्रयास करेंगे कि सारे के सारे जितने भी लोग थे उन्हें कौन सी नीतियां अपनानी पड़ती थी या फिर उस समय पर शासन कैसा चलता था। तो इस पूरे इतिहास में सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन आता है वो अकबर के ऊपर है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा। आप सिलेबस देख लो और हर साल का तो रिजल्ट आता ही है। ठीक है, और ये आपका रिजल्ट भी है, कई सारे बच्चे क्या करते हैं, अच्छा स्कोर करते हैं। ठीक है, तो आप भी हमारे चैनल के साथ जुड़ने के बाद अच्छा अच्छा क्या कर सकते हो, स्कोर कर सकते हो। ज्यादा देर ना करते हुए क्या करते हैं, वीडियो की शुरुआत करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपका, 1556 से लेकर 1605 तक पूरे के पूरे मुगल साम्राज्य में किस प्रकार विस्तार हुआ। यानी अगर देखा जाए तो 1556 यानी ये वही समय था जब कह सकते हैं जो अकबर था उसके पिता हुमायूं की क्या हो गई थी, मृत्यु, और उसके बाद उसकी सारी की सारी शासन गद्दी उसके उसके बेटे अकबर को सौंप दी गई। उस समय पर वो बहुत छोटा था, 13 साल की उसकी उम्र थी और 13 साल की उम्र में उसे गद्दी पे बैठा दिया गया था। लेकिन धीरे धीरे करके उसने अपनी नीतियां चलाई, अपने फैसले लिए, कई सारे काम किए जिसके माध्यम से उसने पूरे के पूरे भारत पर क्या किया, अपना राज किया। तो इसी के बारे में हमें क्या करना है, पढ़ना है। ठीक है, तो ये मैंने आपको इसके बारे में बताया, एक एक करके इसकी हम विशेषताएं पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इसके अकबर के कुछ महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या थे या फिर इसका क्या काम था। सबसे पहला शासनकाल 1556 से 1605। पिता का नाम क्या था, हुमायूं। ठीक है, इसके साथ साथ इसने पूरे अपने आसपास के राज्यों पर क्या कर लिया, अधिकार कर लिया और दूसरे संस्कृति के बारे में भी जानने का प्रयास किया, धीरे धीरे उसे बढ़ाने का भी प्रयास किया। मुगल साम्राज्य के विस्तार के कुछ प्रमुख चरण है। कहने का मतलब क्या है, जो मुगल साम्राज्य था इसका विस्तार बहुत ज्यादा तेजी से हुआ था। तो सबसे पहले इन्होंने मालवा पर विजय प्राप्त की। मतलब क्या था, देखो अकबर के पास कई सारे सैनिक वगैरह आएंगे, अभी मैं आपको इसकी विशेषता बताऊंगा। तो सबसे पहले इन्होंने मालवा पे विजय प्राप्त की। मालवा मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता था। मालवा पे इन्होंने जीत प्राप्त की और धीरे धीरे करके वहां के सारे राजाओं को हराया। हराने के बाद वहां पर क्या कर लिया, अपना अधिकार कर लिया। ठीक है, सेकंड पॉइंट, राजस्थान पर विजय। आप सबको पता है ना कि एक जगह अगर हम जीत प्राप्त करते हैं तो धीरे धीरे करके दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, ऐसे करके उन्होंने जब कह सकते हैं मध्य प्रदेश पे अपनी जीत प्राप्त की, उसके बाद उन्होंने कहां पे अपने पैर जमाने शुरू किए, राजस्थान पे, और राजस्थान के ज्यादातर इलाकों पर इन्होंने क्या कर लिया था, अपना कब्जा कर लिया था। गुजरात पर विजय। राजस्थान में जीत प्राप्त करने के बाद जो अकबर था उसने गुजरात पर भी क्या किया, अपनी विजय प्राप्त की। धीरे धीरे करके उसने भड़ौच जैसे इलाके पर, यानी गुजरात के कुछ इलाके हैं, ठीक है, सूरत, भड़ौच, ये सारे वो इलाके हैं जहां पर इन्होंने क्या प्राप्त कर ली थी, जीत प्राप्त कर ली थी। तो धीरे धीरे करके इनके संबंध वहां पर और ज्यादा क्या होते गए, अच्छे होते गए और इन्होंने अधिकतर जो कह सकते हैं आसपास के राज्य थे उन पे क्या कर लिया, अपना अधिकार कर लिया। बंगाल और बिहार पर विजय। एक तरफ पश्चिम में तो इन्होंने अपना पूरा दबदबा कायम कर लिया था, लेकिन धीरे धीरे करके अब इनकी महत्वता कहां पड़ने लगी, बंगाल की तरफ। तो बंगाल पे और बिहार पर भी धीरे धीरे करके इन्होंने वहां पर अपने सैनिकों को भेजा और सैनिकों को भेजने के बाद वहां पर भी क्या प्राप्त की, जीत प्राप्त की। अकबर की सैन्य विजय के प्रमुख कारण, यानी अकबर इतने सारे राज्यों पर जीत प्राप्त कर रहा है तो उसके कुछ प्रमुख कारण तो होंगे। हाँ, तो अकबर ने अपने आसपास के क्षेत्रों पर जीत प्राप्त की, इसके महत्वपूर्ण प्रमुख कारण माने गए हैं। नंबर 1, सैन्य संगठन। उसने अपनी सेना ही इतनी पावरफुल बना ली कि कोई भी उसके बराबर ना आ सके, और जब कोई उसके बराबर नहीं आ पाएगा तो एक तरह से पूरे के पूरे क्षेत्र में उसका दबदबा कायम हो जाएगा। इसीलिए सैन्य जो उसकी सेना थी, यानी जो उसने सैन्य संगठन बनाया, वो इतना ज्यादा पावरफुल, इतना ज्यादा पावरफुल था कि आसपास के सारे राज्य क्या होते थे, या तो उससे हार मान लेते थे या फिर युद्ध में हार जाते थे। इसीलिए संपूर्ण भारत पर अकबर ही इकलौता ऐसा शासक था जिसने पूरे भारत पर धीरे धीरे करके अपना कब्जा क्या कर लिया था, स्थापित कर लिया था। सैन्य अभियान। देखो अभियान मतलब क्या होता है, जैसे मान के चलो खोज अभियान होता है, ऐसे सैन्य अभियान भेजे जाते थे। मतलब अकबर क्या करता था, अपनी सेना को थोड़ी थोड़ी दूसरी दूसरी जगहों पर भेजता था, जाओ वहां पे जीत प्राप्त करके आओ, जाओ अब तुम दक्षिण में जाओ, तुम पूर्व में जाओ, तुम पश्चिम में जाओ। ऐसे करके जो वो सैन्य अभियान भेजता था, जितने ज्यादा सैन्य अभियान जाते थे उतने ज्यादा इनको क्या होता था,
फायदा होता था। अगला पॉइंट हमारा जो है सैन्य सुधार, ठीक है। अब वो क्या है, सैन्य सुधार का मतलब ये है कि उसने अपनी सेना को इतना मजबूत कर लिया कि कोई भी उसके बराबर ना आ सके, कोई भी उनके पास ना आ सके, क्योंकि धीरे धीरे करके वो अपनी सेना में सुधार कर रहा था। उनके लिए कड़े नियम रखे गए थे ताकि वो सारे उन नियमों का पालन करे और धीरे धीरे करके राज्य का क्या करे, विस्तार करे। अगला है सैन्य नेतृत्व। एक क्षेत्र का नेतृत्व बहुत ज्यादा होना जरूरी है, क्योंकि अगर आप एक अच्छा नेता बनते हो तो धीरे धीरे करके आपके साम्राज्य का विस्तार होता है। ऐसे ही करके इन्होंने अपने साम्राज्य का पूर्ण रूप से क्या किया था, विस्तार किया था, ठीक है। तो ये इनके लिए बहुत ज्यादा क्या था, फायदेमंद था। कूटनीति, ये अकबर ने उस टाइम पर इतनी अच्छी नीति चलाई जिसमें उसने पता क्या किया, जो भी प्रमुख जो राजा वगैरह थे उनसे या तो ये संधि कर लेते थे, ठीक है, पहले प्रस्ताव रखते थे आप हमसे बातचीत कर लो, हमारे अंडर रह के राज करो। अगर वो मान जाते थे तो उन्हें अपने अंडर कर लेते थे, अगर वो नहीं मानते थे तो उनके ऊपर युद्ध करते थे, उनसे जीत प्राप्त कर लेते थे। मतलब छोटों को अपने अधीन कर लेते थे और जो शक्तिशाली होते थे उनसे मित्रता। तो इस तरीके से इन्होंने अपने क्या कर लिए, अपने क्षेत्र को बढ़ा लिया था। लास्ट है राजपूतों से गठजोड़। ये वही समय था जब कह सकते हैं अकबर ने किससे, जोधा नाम की स्त्री से विवाह किया था, जो कह सकते हैं राजपूत परिवार से थी, और इससे इनके राजनीतिक संबंध बहुत ज्यादा अच्छे हुए और धीरे धीरे करके अकबर का दबदबा हर जगह पर क्या होता गया, फैलता गया। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि पूरे क्षेत्र पर अकबर का दबदबा कायम हो चुका था और वो अधिकतर मामलों में जीत प्राप्त भी कर चुका था, ठीक है। ये आपका पहला क्वेश्चन था। अब चलते हैं दूसरे की तरफ। अकबर के काल में मनसबदारी व्यवस्था का आलोचनात्मक परीक्षण करना है। मतलब कि अकबर के काल में मनसबदारी व्यवस्था क्या है। जैसे हर एक राज्य में सेना होती है ना, तो सेना को यहाँ पर अकबर ने क्या नाम दिया, मनसबदार। यानी वो एक सेनापति होता था और मनसबदारी प्रथा मतलब जो उसकी सैन्य प्रणाली थी उसी को उसने क्या नाम दिया, कह सकते हैं मनसबदारी प्रथा। ये एक ऐसी प्रथा थी जो उस समय पर चालू की गई थी जिसमें एक सैनिक कमांडर है, ठीक है, और बाकी सब उसके क्या है, सैनिक है। तो ऐसे ही करके इस प्रथा को और ज्यादा क्या दिया गया, महत्व दिया गया। इसकी कब शुरुआत हुई, क्या क्या इसके फायदे थे, कौन सी ये प्रथा थी, इसके बारे में क्या करते हैं, पढ़ते हैं। मनसबदारी व्यवस्था की शुरुआत, ठीक है। मनसबदारी व्यवस्था की शुरुआत अकबर ने अपने शासनकाल के 19वें वर्ष सन 1575 में की थी और इसी समय पर उसने इस प्रथा को क्या किया, लागू किया, ताकि हर व्यक्ति इसमें क्या कर सके, अपनी भूमिका निभा सके। मनसबदारों की श्रेणियां, यानी उसने कई सारे मनसबदार को क्या किया, अनेक प्रकार की श्रेणियों में बांट दिया, कैटेगरी में बांट दिया। एक सबसे पावरफुल होगी, थोड़ी उससे कमजोर होगी, फिर थोड़ी उससे और कमजोर होगी। तो इनके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो इसके भी अलग अलग पॉइंट है। नंबर 1, प्रथम श्रेणी 100%, यानी वो सेना थी जिसके पास 100% क्या होती थी, सेना होती थी। मतलब किसी ऐसे राज्य में जाके लड़ना जहां पर बहुत ज्यादा पावरफुल लोग हैं, तो वहां पर हम अपने 100% अच्छे सैनिकों को क्या करते थे, लेके जाते थे, वहां पे जीत प्राप्त करते थे। नंबर 2 है जिसे कहते हैं द्वितीय श्रेणी। इसमें क्या था, इसमें 75% सेना होती थी। मतलब कि थोड़े से कमजोर राज्य, यानी जो सबसे ज्यादा पावरफुल नहीं है लेकिन उससे थोड़े से क्या है, कमजोर, उनके पास क्या होता था, पूरा अधिकार होता था। नंबर 3 तृतीय श्रेणी। इसमें क्या होता था, 50% सैनिक होते थे। कहने का मतलब साफ तौर पर सिर्फ इतना बताया गया कि इस पूरे के पूरे क्षेत्र में जितने भी लोग होते थे उसमें से सिर्फ 50% जो सैनिक है वहां पर जाकर वो जीत प्राप्त कर सकते हैं। जैसे मान के चलो एक जगह पे बहुत ज्यादा पावरफुल राज्य 100 वाले भेज दिए, थोड़ा कम पावरफुल है 75 भेज दिए, और थोड़ा कमजोर है तो 50% वाले भेज दिए। ऐसे करके उसने कई सारी इनकी क्या कर दी थी, कैटेगरी बांट दी थी। मनसबदारी को वेतन, उस समय पर अगर देखा जाए तो मनसबदार जो होते थे उनको वेतन दिया जाता है। मतलब जो सैनिक कमांडर थे उन्हें हर महीने सैलरी मिलती थी, और कम से कम कितनी सैलरी मिलती थी, 30,000 रुपए। आज के टाइम पे 30,000 रुपए कमाना बहुत कह सकते हैं मुश्किल है, तो सोचो उस समय पर 30,000 रुपए, 3 लाख से भी ज्यादा की वैल्यू मान लो आज के टाइम से। तो इसीलिए उस टाइम पर कह सकते हैं 30,000 रुपए इनको मासिक वेतन मिलता था, जिनसे इनको बहुत ज्यादा कह सकते हैं मदद मिलती। मनसबदारी पर नियंत्रण, कहने का मतलब क्या है, हर एक इलाके पर एक एक मनसबदार, एक सैनिक कमांडर होता था जो अपने अपने इलाके पर ना बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाता था। मान के चलो एक सैनिक कमांडर एक इलाके में 4 साल से राज कर रहा है, तो इसका मतलब लोग उससे भी डरने लग जाएंगे। तो वो क्या होता था, कई बार राज्य के लिए खतरा हो सकता था, क्योंकि वो अपने वहीं पर कहता कि भाई मैं राजा के साथ नहीं मिल रहा, आप तो मुझे ही कर दोगे। तो वो क्या करता था, विरोध कर सकता था। इसीलिए जो अकबर था उसने क्या किया, हर सैनिक को एक जगह से दूसरी जगह पर भेजना शुरू कर दिया। यानी 6 महीने हुए, इसको उठा के दूसरी जगह, और दूसरे वाले को तीसरी जगह, तीसरे वाले को पहली जगह, ऐसे करके ये इनको क्या करते रहते, ट्रांसफर करते रहते थे। मिश्रित सवार, अब देखो इसमें साफ तौर पे बताया गया कि अकबर ने अपने सेना में, ऐसा नहीं है कि सिर्फ कह सकते हैं मुस्लिम ही होंगे, नहीं, हिंदू पक्ष के भी लोग थे, सिख भी थे, बुद्ध भी थे, मतलब बौद्ध भी थे। ऐसे करके हर एक धर्म के लोगों को यहाँ पर क्या मिली थी, इंपॉर्टेंस
मिली थी। अब है अन्य परिवर्तन। इसके साथ साथ धीरे धीरे करके मनसबदारी व्यवस्था जो अकबर ने शुरू की थी, अब उसके बाद क्या हुआ, अकबर के बाद कह सकते हैं जहांगीर और शाहजहां और औरंगजेब ने इसे क्या किया, आगे बढ़ाया, उनकी संख्या भी बढ़ाई और उनके वेतन में भी क्या की थी, बढ़ोतरी की थी। नेक्स्ट है हिंदुओं की एंट्री। इन्हीं की सेना के अंतर्गत कहा जाता है तो हिंदुओं की एंट्री हुई थी, मतलब धीरे धीरे करके यहाँ पर हिंदू को भी क्या मिलने लगा, महत्व मिलने लगा था। अब इससे बदलाव क्या आया, इसी पर कह सकते हैं एक हिंदू सैनिक कमांडर था जिसके पास सबसे ज्यादा सेना थी, यानी 7,000। और 7,000 सैनिक होना कम बात थोड़ी है भाई, बहुत सारे लोग थे। तो इसीलिए इसमें बहुत ज्यादा क्या हो रहा था, बदलाव आ रहा था। अब इससे फायदा क्या हुआ कि जितने भी राजपूत थे ना, उनकी बहादुरी और इसके साथ साथ मुगलों को इससे बहुत ज्यादा फायदा होता था, क्योंकि जो राज्य इनके साथ मिल जाता था उन्हें बहुत ज्यादा मात्रा में क्या होने लग जाता था, फायदा होने लगता था। इससे उन्हें और ज्यादा फायदा हुआ और धीरे धीरे करके उन्होंने अपनी चीजों को और ज्यादा क्या किया, बेहतर किया। अगला है दहसाला सिस्टम। इन्होंने क्या किया, हर एक सैनिक कमांडर को 10-10 कह सकते हैं छोटे सैनिक कमांडर दे दिए, मतलब कि 10-10 सेना के हेड दे दिए कि आप अपने अपने क्षेत्र पर क्या करोगे, इसका अधिकार करोगे। तो धीरे धीरे करके इन्होंने अपनी चीजों को बेहतर करने का प्रयास किया ताकि वो हर सैनिक पर क्या कर सके, अपना नियंत्रण कर सके। अब इससे बदलाव क्या हुआ कि एक सैनिक पर कह सकते हैं 10 सैनिक होते थे, 10 पर 100 होते थे, 100 पर 1,000, ऐसे कर करके उसने कई सारे सैनिक बांट दिए थे ताकि हर एक व्यक्ति बाकी सब पर नजर रख सके और ताकि वो अच्छे से काम करे या नहीं कर रहे इस चीज का क्या कर सके, पता कर सके। फायदा क्या हुआ इससे, इससे फायदा ये हुआ कि मुगलों की जो कह सकते हैं सेना थी इतनी ज्यादा पावरफुल होती गई कि धीरे धीरे करके संपूर्ण क्षेत्र पर उनका दबदबा क्या होता गया, बढ़ता गया। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपका खत्म हो गया है। अगले की तरफ चलते हैं। अब हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अकबर की धार्मिक विशेषताओं का आलोचनात्मक मूल्यांकन करना है। यानी हमने पहले जो 2 क्वेश्चन पढ़े उसमें हमने अकबर के बारे में पढ़ा, अकबर ने क्या नीतियां चलाई, क्या क्या फैसले लिए, सब कुछ। लेकिन अब हम बात करेंगे कि अकबर ने जो धार्मिक विशेषताएं अपनी फैलाई थी उससे जनता को क्या क्या फायदा हुआ था। ठीक है, एक एक करके इसके भी पॉइंट्स पढ़ते हैं। अकबर की धार्मिक उदारता की विशेषताएं, मतलब कि सीधी सी बात है, अकबर ने इतना ज्यादा दयालु क्यों था, उसने क्या क्या किया, उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला है धार्मिक उदारता, यानी उसने सभी धर्म के लोगों को उदारता दिखाई, दयालुता दिखाई, ताकि हर एक व्यक्ति अपने आप को और ज्यादा बेहतर करने का क्या कर सके, प्रयास कर सके। ठीक है। नंबर 2, समन्वयवाद। उसने सारे के सारे धर्म के लोगों के बीच में एक तालमेल बैठाने की क्या की थी, कोशिश की थी। नंबर 3, इबादत खाना, यानी उसने क्या किया, उसने वहीं पर कह सकते इबादत खाना बनवाया। अब आपको पता है इबादत खाना क्या होता है, यानी जैसे हमारे में मंदिर होते हैं जहाँ पे हम पूजा पाठ करते हैं, वैसे ही मुस्लिम धर्म में मस्जिद होती है जहाँ पे वो अल्लाह की क्या करते हैं, उपासना करते हैं। तो ऐसे करके उसने बहुत सारे इबादत खाने बनवाए, यानी जहां पर हर एक व्यक्ति अपने ईश्वर के प्रति यानी अपने अल्लाह के प्रति अपनी इबादत को जाहिर कर सके, अपनी प्रार्थना को यानी प्रेयर को क्या कर सके, जाहिर कर सके। सामाजिक सुधार और संरक्षण, उसने सबसे अच्छा काम पता क्या किया था, उसने सबसे पहला काम किया कि सती प्रथा पे रोक लगाओ, कि मतलब किसी भी स्त्री जो है अगर वो उसका पति मर जाता है तो उसके बाद उसे नहीं मारा जाएगा। ठीक है, नंबर 1 ये है। और इसके साथ साथ उसने क्या किया कि बाल विवाह पे रोक लगाई, मतलब कि जो छोटे बच्चियां होती थी उनका बचपन में क्या कर दिया जाता था, विवाह, तो उस पर भी उन्होंने क्या लगाई थी, रोक लगाई। अब अकबर के धार्मिक विचारों का आलोचनात्मक मूल्यांकन करना है। ठीक है, तो सबसे पहला उसने काम जो किया था सकारात्मक पहलू, इसमें क्या किया उसने पता क्या, देखो एक राजा का ना सबसे अच्छा फर्ज ये होता है कि वो सिर्फ एक धर्म को देख के नहीं चल रहा, सबको। तो अकबर क्या करता था, अकबर ने यही किया कि उसने सिर्फ जो मस्जिद थी जो सिर्फ उसकी मरम्मत नहीं करवाई, उसने कई सारे हिंदुओं के मंदिरों का भी क्या करवाया था, निर्माण भी करवाया और उनकी मरम्मत भी करवाई। तो ये क्या है, उसकी एक अच्छी चीज थी, जिससे बाकी जो उसके साथी थे यानी जो मुस्लिम साथी थे अकबर के, वो उससे और ज्यादा क्या हो गए थे, नाराज। नंबर 2, अब देखो नकारात्मक पहलू क्या हुआ, नकारात्मक पहलू यही हुआ कि सारे के सारे जितने भी मुस्लिम उलमा थे उन सबने पता है क्या डिमांड रख दी, उन्होंने बोला कि यार ये व्यक्ति तो गलत है, ये हम सिर्फ हिंदुओं को ही बढ़ावा दे रहा है, तो मतलब अपने धर्म यानी इस्लाम धर्म का ना तो प्रचार कर रहा है ना प्रसार कर रहा है। तो ये उनके सामने क्या बना हुआ था, विवाद बना हुआ था। नेक्स्ट है राजनीतिक उद्देश्य। अब ये तो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी समझाया था कि अकबर ने क्या किया था, अकबर ने अपने शासनकाल के दौरान कई सारे राजनीतिक उद्देश्य प्राप्त किए, जिसमें उसे चाहे दूसरी स्त्री से क्या करना पड़े, दूसरे धर्म की स्त्री से विवाह तक करना पड़े, उसने वो भी किया। क्यों, क्योंकि वो अपने राजनीतिक संबंध को क्या करना चाहता था, अच्छा। व्यवहारिक सीमाएं, अकबर ने जितनी भी सारी नीतियां चलाई थी ना, तो उससे दूसरे धर्म के लोग तो बहुत ज्यादा खुश हुए थे, लेकिन उसके अपने ही साथी यानी इस्लाम धर्म के जितने भी व्यक्ति थे वो इस चीज से खुश नहीं थे। इस वजह से उसके बीच में क्या बना हुआ था, विवाद बना हुआ था, और लोग उसके इन जो जो भी उसके नियम थे उसको व्यवहार में लाने में बहुत ज्यादा क्या हो रहे थे, एक तरह से उसे मना कर रहे थे। अब अकबर के धार्मिक विचारों का ना कुछ फायदा हुआ था। ठीक है, इससे क्या क्या फायदा हुआ उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला धार्मिक उदारता, मतलब हर धर्म के लोगों को यहाँ पर क्या मिलने लगी, महत्वता मिलने लगी, हर धर्म के व्यक्ति को आगे बढ़ने का क्या मिलने लगा, अधिकार मिलने लगा।
नंबर 2, सांस्कृतिक आदान प्रदान, अर्थात इसी के अंतर्गत अकबर ने और बाकी सारे व्यक्तियों ने दूसरे धर्म के बारे में भी जानना शुरू किया और अपने धर्म को भी और ज्यादा महत्वता देनी उन्होंने क्या कर दी थी, शुरू कर दी थी। राजनीतिक एकता, मतलब जितने भी लोग हैं उन सबके बीच में उसने राजनीतिक एकता को फैलाने का प्रयास किया ताकि सारे के सारे लोग जो है वो अपने आप को बेहतर कर सके और राजनीतिक रूप में एक दूसरे के साथ क्या कर सके, अपना जुड़ाव कर सके। दीर्घकालीन विरासत, इसी वजह से उसका जो शासन था वो लंबे समय तक रहा। ऐसा नहीं कि आज शासन शुरू हुआ और कल खत्म हो जाएगा, नहीं, ये शासन बहुत लंबे समय तक उसका चला। इसीलिए उसने कह सकते हैं 1556 से 1605 लगभग 49 ईयर्स तक उसने क्या किया था, भारत पे अपना शासन किया था। तो ये भी आपका बहुत शॉर्ट में क्वेश्चन था, ठीक है, खत्म हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। राजा जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद मारवाड़ के प्रति जो औरंगजेब था उसकी क्या नीति थी उसके बारे में बताना। मतलब कि जो राजा जसवंत सिंह थे, जो मारवाड़ के राजा थे, उनकी मृत्यु के बाद औरंगजेब उनके अधिकार क्षेत्र को अपने अधिकार में लाना चाहता था, लेकिन वो ऐसा करने में असमर्थ हुआ। तो क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ, इन सब के बारे में पढ़ते हैं। ये बहुत ज्यादा आता है, ठीक है, ध्यान से देखना। सीधी सी बात है, राजा जसवंत सिंह की मृत्यु हुई तो उसी टाइम पर औरंगजेब ने क्या सोचा कि यार ये वाला राज्य मैं अपने अधिकार में कर लेता हूं। तो इसी के लिए उसने कई सारे प्रयास किए थे। तो क्या क्या प्रयास किए उसके बारे में बात करते हैं। औरंगजेब की मारवाड़ नीति के मुख्य बिंदु, ठीक है, तो सबसे पहला मारवाड़ पर विजय। उसने क्या किया, अपने आसपास के सारे इलाके तो जीत लिए थे, लेकिन धीरे धीरे करके वो मारवाड़ को भी अपने हिस्से में लाना चाहता था ताकि मारवाड़ उसके अधिकार क्षेत्र में आ जाए। नंबर 2, उत्तराधिकारी विवाद, ठीक है। अब हुआ क्या, देखो, जो राजा जसवंत सिंह थे उनकी मृत्यु हुई और उसके बाद कह सकते हैं उसके बेटे अजीत सिंह को यहाँ पर क्या बनाया जाना था, राजा। लेकिन औरंगजेब ने इस बात को मानने से क्या कर दिया, इनकार कर दिया और उसने उसको चुनौती दी कि अजीत सिंह अगर वहां पे राजा बनना चाहता है तो उसे हमसे क्या करना पड़ेगा, युद्ध लड़ना पड़ेगा। राजपूत विद्रोह, ठीक है। अब इसी बीच में क्या हुआ, जो अजीत सिंह था उसने ना मुगलों के खिलाफ क्या कर दिया था, उसने मुगलों के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया कि मतलब मैं इसे यहाँ पर नहीं होने दूंगा। तो वो जो लड़ाई वड़ाई उनके बीच में हुई, इस वजह से क्या हुआ कि अजीत सिंह भी वहां का क्या नहीं बन पाया, राजा नहीं। देखो औरंगजेब तो बन ही नहीं पाएगा, ठीक है, अभी हम उसके और भी पॉइंट्स पढ़ने जा रहे हैं ना तो आपको पता चलेगा, लेकिन अजीत सिंह भी नहीं बन पाया था। औरंगजेब के मारवाड़ की नीति के परिणाम, मतलब कि जब उसने कह सकते हैं नीति चलाई तो इससे क्या रिजल्ट आया, क्या आउटकम्स आए, उसके बारे में बात करते हैं। लंबे समय तक युद्ध, भाई एक ऐसा युद्ध 1670 में शुरू हुआ, 1707 तक 37 सालों तक युद्ध चल रहा है, ना तुम राज कर पाए ना हम राज कर पाए, सब कुछ ऐसे बर्बाद हो गया। नंबर 2, मुगल साम्राज्य की मर्यादा को धक्का। इसका मतलब ये था कि मुगल जो पूरे भारत पर राज कर पा रहे थे, लेकिन 37 सालों तक जो कह सकते हैं औरंगजेब मारवाड़ पर अपना क्या नहीं कर पाया, कब्जा नहीं कर पाया। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है कि मुगल जो थे उनकी शक्ति बहुत कम थी, इस वजह से उन्हें बहुत ज्यादा क्या पड़ा था, धक्का लगा था। राजपूतों की सहायता से वंचित, यानी जो अकबर ने नीति चालू की थी ना कि हम उनको महत्व देंगे, हम उनका सपोर्ट करेंगे, लेकिन औरंगजेब ने उस चीज को खत्म कर दिया और इस वजह से राजपूतों के साथ उनके संबंध क्या होने लगे, बिगड़ने लगे थे। अब बात करते हैं आलोचनात्मक परीक्षण। सबसे पहला दूरदर्शिता की कमी। औरंगजेब ने ये सोचा था कि यार देखो जसवंत सिंह मर गया, उसके बाद उसके बेटे को भी क्या कर देंगे, मार देंगे और उससे उसका शासन हथिया लेंगे। 30 साल लग गए, 30 साल तक ये कब्जा नहीं कर पाए, तो एक तरह से उनकी शक्ति पर क्या आई है, काला धब्बा ही है। धार्मिक कट्टरता से नुकसान। अब हुआ क्या था, अकबर ने अपने टाइम पर सभी धर्म के लोगों को अपने साथ जोड़ने का प्रयास किया था, एक एक करके उनको जोड़ा, उनसे बहुत ज्यादा महत्वता ली। लेकिन इसका सबसे ज्यादा नुकसान क्या हुआ कि औरंगजेब ने वो सारी नीतियां खत्म कर दी थी, वो सारे फैसले खत्म कर दिए थे, इस वजह से वहां पर बहुत ज्यादा क्या हुई थी, दिक्कत हुई थी। दक्कन नीति पर असर। अब इससे क्या हुआ कि देखो कुछ इलाके पर तो वो राज कर नहीं पाए, इस वजह से जो दक्षिण के इलाके थे वो भी धीरे धीरे करके खुद स्वतंत्र होने लगे और मुगलों का दबदबा पूरी तरीके से क्या होने लगा था, खत्म होने लगा था, क्योंकि मुगल जो थे वो अब इतने ज्यादा प्रभावशाली नहीं रहे थे। लास्ट पॉइंट है मुगल राजपूत गठबंधन का अंत, यानी कि जिस काम को अकबर ने अपने शासन के दौरान राजपूतों के साथ और अन्यों के साथ उसने क्या किया था, जोड़ने की कोशिश की थी, उस चीज को यहाँ पर कह सकते हैं पूरी तरीके से क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। इस वजह से लोगों को बहुत ज्यादा क्या हुई थी, दिक्कत हुई थी। ठीक है, ये भी आपका बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन था, खत्म हो चुका है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 17वीं शताब्दी में मराठाओं की उत्पत्ति के विभिन्न कारणों का उल्लेख कीजिए। यानी 17वीं शताब्दी में जब कह सकते हैं मराठाओं ने अपना दबदबा पूरे क्षेत्र पर कायम कर लिया था, तो इसके क्या क्या कारण माने जा सकते हैं, ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं। एक एक करके मैं आपको इसके बारे में समझाता हूँ। छत्रपति शिवाजी वो व्यक्ति थे जिसने पूरे के पूरे कह सकते हैं महाराष्ट्र में या दक्षिण भारत में अपनी अलग इमेज बनाई थी, क्योंकि उन्होंने मुगलों के अधीन रहना कह सकते हैं जरूरी नहीं समझा और उन्होंने इसका डट के क्या किया था, फैसला किया था कि हम इसके खिलाफ क्या करेंगे, लड़ेंगे। और इसीलिए छत्रपति शिवाजी को आज के टाइम पर भी वहां पर क्या किया जाता है, पूजा जाता है। तो एक एक करके इसके भी कुछ कुछ पॉइंट्स है, उसके बारे में बात करते हैं।
सबसे पहला पॉइंट है महाराष्ट्र की भौगोलिक स्थिति। अब आप सबको पता है, हमने विजयनगर साम्राज्य वाला जो टॉपिक पढ़ा था उसमें देखा था यहाँ पर पहाड़ियां थी और कह सकते हैं नदियां भी बहुत ज्यादा थी, जलाशय वगैरह थे। तो ये पूरा एक ऐसा भौगोलिक क्षेत्र था जिस पर हर कोई व्यक्ति क्या करना चाहता था, अपना कब्जा। इसीलिए छत्रपति शिवाजी ने अपने पूरे क्षेत्र को बरकरार भी रखा और धीरे धीरे इसे बढ़ाने का क्या किया, प्रयास भी किया। अगला है धार्मिक जागरण। अब छत्रपति शिवाजी के साथ साथ कह सकते हैं यहाँ पर और भी ऐसे कई सारे व्यक्ति थे जिन्होंने इन सारे के सारे लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना जागृत की। ठीक है, अब इसमें बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अपना रोल निभाया है। एक थे गुरु रामदास एकनाथ, ये वो व्यक्ति है जिन्होंने क्या किया है, इन्होंने पूरे के पूरे क्षेत्र पर लोगों के अंदर इंस्पिरेशन जगाई है कि हमें अपने क्षेत्र को आजाद रखना चाहिए, कोई भी मुसलमान हो वो हमारे ऊपर क्या नहीं कर सकता, राज नहीं कर सकता। इसीलिए सारे के सारे लोगों के अंदर क्या कर रहे थे, एक जागरूकता ला रहे थे ताकि हर व्यक्ति अपने क्षेत्र को और ज्यादा बेहतर करने का प्रयास करे। अगला है दक्षिणी राज्यों के प्रशासन में हिंदुओं का प्रभाव। अगर देखा जाए तो उसी टाइम पर जो मराठा थे उन्होंने दक्षिण भारत पे तो अपनी पकड़ जमाई रखी थी, यहाँ तक कि धीरे धीरे करके वो उत्तर भारत तक भी जाकर क्या करना चाहते थे, अपना क्षेत्र अपने अधिकार में लाना चाहते थे, ताकि हर व्यक्ति उनकी चीजों को समझ सके और उनकी नीतियों को और ज्यादा बेहतर करने में क्या कर सके, अपना अपना पूरा 100% दे सके। समाज में भेदभाव का अभाव, मतलब कि कह सकते हैं उन्होंने पूरे के पूरे समाज में भेदभाव हटा दिया कि किसी के साथ जाति के आधार पे या धर्म के आधार पे बिल्कुल भी भेदभाव नहीं होगा, और इस भेदभाव को पूर्ण रूप से क्या करना, समाप्त करना उनके लिए बहुत ज्यादा क्या है, जरूरी है। अगला है मराठाओं की चारित्रिक विशेषताएं। यानी देखो मराठे जो मराठी थे ना, उन्होंने साफ तौर पे ये कि मतलब साहस इतना, दम इतना उनके अंदर कि वो हार नहीं मानते थे। इस वजह से उन्होंने पूरे क्षेत्र पर तो अपना कब्जा किया ही था। आप सबने शिवाजी महाराज के बारे में बहुत सुना, लेकिन उनके जो पुत्र थे संभाजी, उन्होंने भी तो बहुत ज्यादा किया था। उन्होंने पूरे क्षेत्र पर अपना अधिकार कर लिया, सब कुछ कर लिया। इस वजह से जो कह सकते हैं वो संपूर्ण क्षेत्र पर अपना दबदबा दिखाने में कायम रहे, क्योंकि वो कभी भी मुगलों से हार नहीं माने थे और हमेशा डट कर क्या कर रहे थे, लड़ रहे थे। शिवाजी का कुशल नेतृत्व। अब जो शिवाजी महाराज थे उन्होंने क्या किया था, उन्होंने बहुत अच्छी लड़ाई लड़ी थी भाई। आज के टाइम पर भी उन्हें बहुत ज्यादा पूजा जाता है, इसीलिए पूजा जाता है क्योंकि उन्होंने उस टाइम पर वो काम करके दिखाया है जब लोगों के साथ किसी प्रकार का क्या होता था, अन्याय। तो उस अन्याय को उन्होंने दूर करने का क्या किया है, प्रयास किया है। दक्षिण की सल्तनतों का निरंतर हास्य। कहने का मतलब यह है कि एक तरफ जहां कह सकते हैं धीरे धीरे करके दक्षिण की जितनी सल्तनत थी वो धीरे धीरे करके मुगलों के अधीन होती जा रही थी, उसी टाइम पर शिवाजी महाराज ने अपने क्षेत्र को पूरे के पूरे क्षेत्र को रोकने का संपूर्ण प्रयास किया था, ताकि कोई अन्य और व्यक्ति हमारे यहाँ पर आकर क्या ना कर सके, शासन ना कर सके। नेक्स्ट पॉइंट है आर्थिक कारक, यानी चौथ और सरदेशमुखी। इसका मतलब क्या था, शिवाजी महाराज ने बोला कि देखो भाई सीधी सी बात है, आपकी जितनी भी जमीन है उसका 1/4 हिस्सा क्या करोगे, आप मेरे को दो, मैं आप सबको सपोर्ट भी दूंगा, और इसके साथ साथ कह सकते हैं जो भी वहां पर उपज वगैरह उगती थी तो उसका कुछ हिस्सा वो क्या करते थे, अपने पास भी रखते थे, और सबकी जमीन को उन्होंने बचाने का संपूर्ण प्रयास किया था ताकि इस पूरे के पूरे क्षेत्र पर उनका अधिकार क्या होता जाए, बढ़ता जाए। लास्ट पॉइंट है आम जनता का समर्थन। उस टाइम पर कह सकते हैं शिवाजी महाराज का हर व्यक्ति ने सपोर्ट किया था, छोटे से छोटे, बड़े से बड़े, जितने भी सारे सारे व्यक्ति थे उन सब ने इसमें सपोर्ट किया ताकि पूरे के पूरे देश को वो और ज्यादा बेहतर करने का प्रयास कर सके और दक्षिण भारत पर अपना दबदबा क्या करे, बरकरार रखे। ठीक है, ये सारी चीजें उन्होंने क्या की थी, बताई थी। अब ये भी क्वेश्चन आपका खत्म हो चुका है, ठीक है, और ये भी बहुत ज्यादा आपके लिए क्या था, इंपॉर्टेंट था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मुगलों के अधीन चित्रकला और उनके विकास को रेखांकित कीजिए। मतलब कि जो मुगल थे उनके अधीन अगर देखा जाए तो उन्होंने चित्रकला को कितना ज्यादा महत्व दिया। आज के टाइम में देखो मिनिएचर पेंटिंग वगैरह बहुत ज्यादा होती है, लोग माइक्रोस्कोप की वजह से बहुत ज्यादा डिटेल में एक एक चीज कर लेते हैं। ठीक है, हमारे नोट का एग्जांपल ले लो, अगर आप उसे बहुत ज्यादा बारीकी से देखोगे तो उसमें एक एक चीज डिटेल में लिखी हुई है। तो ऐसे करके उस टाइम पर लोग क्या करते थे, मुगलों को ना चित्रकारी का बहुत ज्यादा शौक था कि वो लोगों से अपने चित्र बनवाते थे। तो उसी टाइम पर मुगल लघु चित्रकला का भी विकास हुआ और मुगल की चित्रकला का भी विकास हुआ था। मतलब छोटे छोटे चित्रों को भी और ज्यादा महत्व दिया और अच्छे अच्छे रंगों का प्रयोग किया। तो कैसे क्या क्या हुआ था, एक एक करके इसको सीक्वेंस वाइज क्या करते हैं, पढ़ते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनना, ये भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मुगल चित्रकला की उत्पत्ति, हुमायूं का प्रभाव। मतलब हुमायूं उस टाइम पर कह सकते हैं चित्रकला से इतना ज्यादा प्रभावित हुआ था कि उसने क्या किया, अपने क्षेत्र से मीर सैयद अली और अब्दुल समद को वहां से यहाँ ले आए ताकि वो हमारे लिए बहुत ज्यादा उत्तम किस्म के चित्र क्या कर सके, बना सके। नंबर 2, अकबर का समर्थन। इसी समय पर अकबर ने इसे बहुत ज्यादा समर्थन दिया था ताकि सारे लोग इसकी बात भी माने और सारी चीजें भी करें, ताकि धीरे धीरे करके वो संपूर्ण क्षेत्र पर अपना क्या कर सके, अधिकार कर सके। नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय पूर्व परंपराओं का मेल। मतलब कि जो मुगल थे उन्होंने ना भारत की चित्रकला से, जो भारत की पहले की चित्रकला चली आ रही है उससे बहुत कुछ सीखा, उन्होंने बहुत कुछ जाना ताकि धीरे धीरे करके वो संपूर्ण क्षेत्र पर अपना अधिकार कर सके और जितने भी लोग हैं उन सबके बीच में अपनी नीतियां क्या कर सके, स्थापित कर सके। इसी
उन्होंने बहुत कुछ सीखा था, जैसे कि वो लोग कैसे चित्रकारी करते थे, कौन कौन से रंगों का इस्तेमाल करते थे, किस किस बारीकी को ध्यान में रखते थे, इस हर चीज के बारे में उन्होंने क्या किया, बताया। मुगल चित्रकला की विशेषताएं, यानी जो मुगल थे उनकी चित्रकला की अनेक प्रकार की क्या है विशेषताएं हैं, उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, एक एक करके इसके बारे में समझाता हूँ। नंबर 1, फारसी और भारतीय प्रभाव, यानी इसी टाइम पर जो कह सकते हैं मुगल चित्रकला थी उसका फारसी इंपैक्ट भी पड़ा और प्रभाव भी पड़ा, कि मतलब फारसी चीजों को हमने सीखने का प्रयास किया और धीरे धीरे करके अपनी चीजों को और ज्यादा बेहतर करने की हमने क्या की थी, कोशिश की थी। वास्तविकता और विस्तार, इन्होंने अपने चित्र को इस तरीके से बनाया कि वो एकदम वास्तविक लगे, एकदम हूबहू उसी के जैसे लगे, और अपनी चीजों का ज्यादा से ज्यादा मात्रा में क्या कर सके, विस्तार कर सके। यानी उनकी चित्रकला इतनी ज्यादा क्या हो रही थी, अच्छी हो रही थी और प्रभावित भी लोगों को करती थी। विषयों में विविधता, उन्होंने अपने चित्र के अंतर्गत पता क्या किया, राज दरबार के चित्र बनाए, ठीक है, शिकार के चित्र बनाए, अपनी शक्ति का प्रदर्शन करवाया। सारे के सारे लोग अगर उनके बारे में देखेंगे, उनके बारे में जानेंगे, तो देखने और जानने के बाद वो अपनी चीजों को और ज्यादा क्या कर पाएंगे, बेहतर कर पाएंगे। इसीलिए उन्होंने मुगल चित्रकला को और ज्यादा क्या दिया था, महत्व दिया था। रंगों का उपयोग, उसी समय पर उन्होंने अनेक प्रकार के बहुत ज्यादा बेहतरीन रंगों का भी प्रयोग किया था, ताकि धीरे धीरे करके सारे के सारे चित्रों को वो जान सके, समझ सके, और उन रंगों के माध्यम से उस चित्र को और ज्यादा बेहतर क्या दे सके, आकार दे सके। मुगल चित्रकला का विकास, धीरे धीरे करके मुगल चित्रकला का विकास हुआ। हर एक का शासनकाल है, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, इसमें बात करते हैं। अकबर के शासनकाल में, अकबर के शासनकाल में अनेक प्रकार के चित्रकार आए जिन्होंने अपना यहाँ पर इंटरेस्ट दिखाया, धीरे धीरे करके अपने चित्र को और ज्यादा बेहतर किया। जितने ज्यादा चित्र अच्छे होते जाएंगे उतना ज्यादा कह सकते हैं राजा उन्हें क्या करता था, उन्हें गिफ्ट वगैरह, उपहार वगैरह देता था, जिससे वो और ज्यादा क्या हो जाते थे, और ज्यादा प्रभावी ढंग से काम करने लगते थे। जहांगीर के शासनकाल में अकबर ने ये रीत चलाई, लेकिन उसके पुत्र जहांगीर ने उसे और ज्यादा बेहतर किया, और ज्यादा अच्छे आकर्षित रंगों का उसने क्या किया था, प्रयोग किया था। इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि वहां पर उस पूरे क्षेत्र पर उनका दबदबा क्या होता जा रहा था, बढ़ता जा रहा था। नेक्स्ट है शाहजहां के शासनकाल में। शाहजहां का जो शासनकाल था वहां पर भी इनका बहुत ज्यादा दबदबा था, धीरे धीरे करके संपूर्ण क्षेत्र पर उनका अधिकार बढ़ता जा रहा था, ताकि हर एक व्यक्ति को वो ज्यादातर, बहुत ज्यादातर कह सकते हैं चीजों से समझ सके, और जितने भी लोग हैं उसकी नीतियों को और ज्यादा क्या कर सके, बेहतर करने का प्रयास कर सके। क्योंकि शाहजहां ने भी उसमें चित्रकला में अपने महत्व को और ज्यादा बढ़ाने का क्या किया था, प्रयास किया था। औरंगजेब और बाद के शासक, अगर देखा जाए औरंगजेब ने भी कह सकते हैं चित्रकला में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, धीरे धीरे करके हर व्यक्ति को चीजें सिखाने का प्रयास किया, हर व्यक्ति को आगे बढ़ाने का प्रयास किया, ताकि जितने भी लोग हैं वो अपनी चीजों को और ज्यादा बेहतर कर सके, और जितने भी लोग हैं वो धीरे धीरे करके चीजों को बेहतर कर पाएंगे, तो अपने हर एक कह सकते हैं चित्र को इतना ज्यादा अच्छा बता पाएंगे कि हर व्यक्ति उसको देखकर इंस्पायर होगा। और सारे के सारे ये चित्र होते थे राज दरबार में क्या किए जाते थे, लगाए जाते थे। जो अति उत्तम चित्र होता था उसको, उसकी कीमत बहुत ज्यादा क्या होती थी, राजा क्या करता था, उन्हें देता था। मतलब कि जिसने बहुत अच्छा चित्र बनाया उसको ज्यादा पैसे मिलते थे, जिसने नॉर्मल बनाया तो उसको उस हिसाब से पैसे मिलते थे। मुगल चित्रकला का महत्व आज के टाइम पर अगर देखा जाए तो उसका बहुत ज्यादा महत्व है। भारतीय कला में योगदान, मुगल चित्रकला से आज भी बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ सीखा है, और धीरे धीरे करके सारी चीजों को उन्होंने बेहतर करने का क्या किया है, प्रयास किया है। नंबर 2, सांस्कृतिक आदान प्रदान, उनकी संस्कृति को हम जानने का प्रयास किया, हमने उनकी संस्कृति को अपना बनाने का प्रयास किया है, ताकि धीरे धीरे करके सभी चीजों को हम और ज्यादा क्या कर सके, अच्छा कर सके, बेहतर कर सके। कलात्मक विरासत, मतलब उनकी जो भी कलात्मक विरासत थी उसको भी उन्होंने और ज्यादा बेहतर करने का प्रयास किया। उनकी हर एक कला को, हर एक चीज को वो जानना चाहते थे, और उनकी कला को सीखने के बाद भारतीयों ने अपने चित्रों को इतना ज्यादा अच्छा किया कि धीरे धीरे करके संपूर्ण क्षेत्र में उनका दबदबा क्या होता गया, बढ़ता गया। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है शेख अहमद सरिंदी, जो उनके नेतृत्व में अगर देखा जाए या उनके संदर्भ में नक्काबंदी सिलसिला था, उसके बारे में बात करनी है। तो अगर मैं आपको बताऊं, मैंने आपको सूफी वाले क्वेश्चन कई सारे पढ़ाए हैं, उसी में सिलसिले की बात करते हैं। सिलसिले का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, जंजीर, जो शेख और मुरीद के बीच की कड़ी होती है। यानी अगर हम एक हैं तो एक के साथ दूसरे के साथ उसका जुड़ाव होगा। हम ऐसे ही एक सिलसिले के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसे नक्काबंदी सिलसिला कहा जाता है। क्या था ये, इसके बारे में क्या क्या चीजें बताई गई है, इन सब के बारे में हमें डीपली क्या करना है, पढ़ना है। ठीक है, ध्यान से सुनना, इसके उत्तर की तरफ चलते हैं। नक्काबंदी सिलसिला की विशेषता है, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं नक्काबंदी सिलसिला वह सिलसिला है जिसमें इस्लाम को गहराई से बताया गया, इस्लाम के रहस्य के बारे में बताया गया, इस्लाम के रहस्यवाद के बारे में जानने को बताया गया। यानी ये क्या था, इसके बारे में हमें क्या करना है, पढ़ना है। इसमें बहुत सारी चीजें लिखी गई है, तो एक एक करके इसके कुछ पॉइंट्स है। नंबर 1, आध्यात्मिक अनुभव। इस सिलसिले के अनुसार वो ये बताना चाहते हैं कि हर व्यक्ति को इस्लाम का गहराई से ज्ञान रखना चाहिए। आध्यात्मिक मतलब क्या होता है, किसी भी चीज का गहराई से ज्ञान। तो इसीलिए वो ये बताने का प्रयास करते हैं कि हर एक व्यक्ति को गहराई से उसका क्या होना चाहिए, अध्ययन होना चाहिए। यानी इस्लाम के बारे में उन्हें बारीकी से पता होना चाहिए।
नंबर 2, ध्यान और चिंतन। उन्होंने यही बताया कि अगर आप इस्लाम को मानते हो तो आपको उस पर ध्यान पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, इसके साथ साथ चिंतन मतलब सोच विचार पे ज्यादा महत्व देना चाहिए, क्योंकि इस्लाम को मानना उसके साथ साथ इस्लाम के नियमों का पालन करना भी बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसीलिए उन्होंने बोला कि इस्लाम को अगर आप मानते हो तो आपको ध्यान में ज्यादा अच्छे से कह सकते हैं चिंतन करना चाहिए। शरीयत का पालन, जो नक्काबंदी सिलसिला है उसमें साफ तौर पर बताया गया है कि ये इस चीज पर ज्यादा फोकस करता है कि हर एक व्यक्ति को शरीयत का पालन करना चाहिए, जो इस्लाम के कानून है उसको मान्यता देनी चाहिए, इसलिए वो बहुत ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। नंबर 4, सुहबत यानी पीर की संगत। कहने का मतलब साफ तौर पर सिर्फ इतना बताया गया है। अब देखो जैसे मान के चलो, वो ये ऐसा बताने का प्रयास करते हैं कि नक्काबंदी सिलसिला में क्लियरली ये बताया गया है कि जितने भी लोग हैं वो सब ये बताने का प्रयास करते हैं कि सारे के सारे जो भी व्यक्ति हैं उन्हें कई सारी नीतियां और कई सारी चीजों का पालन करना पड़ता है। जैसे वो कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति को ना बुक्स पढ़ने से इतना ज्ञान नहीं मिलेगा जितना पीर की संगत में मिलेगा। यानी अगर आप अपने गुरु के समीप रहोगे तो उसके आचरण, उसके नियम, उसकी सारी चीजों के बारे में गहराई से क्या कर पाओगे, जान पाओगे। उसके बारे में इन्होंने क्या किया है, बताया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, दुनिया से भागना नहीं है, सुधारना है। जो चिश्ती संप्रदाय था ना, वो क्या करते थे, वो सत्ता से दूर रहते थे, जबकि नक्काबंदी सिलसिला में क्लियरली बताया गया है कि सारे के सारे जो लोग होंगे, आप सत्ता में भी जाओ, सत्ता में जाओ और पावर में आओ, पावर में आने के बाद हर एक व्यक्ति को इस्लाम को मानने पर ज्यादा क्या करो, जोर दो। यानी वो ये कहते हैं कि सत्ता में आप जाओ लेकिन उसके साथ साथ आप इस्लाम को ज्यादा से ज्यादा क्या करो, बढ़ावा दो। तो ये सारी चीजें भी इसमें क्या की गई है, बताई गई है। शेख अहमद सरिंदी का भारत में योगदान, सबसे पहला है भारत में प्रसार। मतलब शेख अहमद सरिंदी ने भारत के हर एक इलाके पर अपने कह सकते हैं धर्म को फैलाने का बहुत ज्यादा प्रयास किया। हर एक जगह पर उन्होंने कह सकते हैं कई सारे इसके उपदेश पहुंचाए और धीरे धीरे करके भारत के हर एक कोने कोने में इस्लाम का अधिक से अधिक मात्रा में विस्तार करने का इन्होंने क्या किया था, प्रयास किया था। नंबर 2, वहदत उल सुहूद का सिद्धांत, अर्थात इसके अंतर्गत साफ तौर पे बताया गया था उस समय पर कि जो है सब कुछ अल्लाह है, मतलब अल्लाह ही सब कुछ है, इसके अलावा अल्लाह के अलावा और कोई नहीं है, कोई भगवान नहीं होता, कोई कह सकते हैं रब नहीं होता। तो वो ऐसा मानने का प्रयास करते हैं कि उनके लिए सब कुछ क्या है, अल्लाह है और अल्लाह की इबादत की जानी चाहिए, अल्लाह को ही ज्यादा महत्व देना चाहिए। तो ये सारी चीजों में कह सकते हैं नक्काबंदी सिलसिला में क्या की गई थी, लिखी गई थी। तो देखो सबकी अलग अलग मेंटेलिटी है, उनकी अलग थी, इससे आप डिस्ट्रैक्ट मत होना। ठीक है, सबके लिए सारे भगवान जो है सबके लिए अलग अलग होते हैं, सबकी मेंटेलिटी क्या होती है, अलग अलग होती है। अकबर की नीतियों का विरोध, भाई सीधी सी बात है, अकबर क्या करता था, सभी धर्मों को समानता देता था, जबकि नक्काबंदी सिलसिला में क्लियरली बताया गया आप इस्लाम को मानो, इस्लाम को महत्व दो। इसका मतलब दोनों एक दूसरे के क्या विपरीत है। अकबर एक बादशाह के तौर पर अगर देखे तो उसे अपनी पूरी प्रजा का क्या करना था, सम्मान करना था। लेकिन नक्काबंदी सिलसिला में साफ तौर पर यह देखा गया है कि आपको इस्लाम का प्रचार करना, आपको इस्लाम को बढ़ाना है, आपको इस्लाम को बेहतर करना है, आपको इस्लाम को इस स्तर पर लेके आना है कि सारे के सारे और उनके सामने क्या पड़ जाए, फीके पड़ जाए। तो ये सारी चीजें इसमें क्या की गई है, बताई गई है। नेक्स्ट पॉइंट है आध्यात्मिक राजनीतिक नेतृत्व, यानी कि नक्काबंदी सिलसिला में क्लियरली बताएगा कि अगर आप पीर के समीप ज्यादा ज्यादा रहते हो तो आप उनसे काफी सारी चीजें सीखते हो और धीरे धीरे करके आप अपने क्षेत्र का भी विस्तार कर पाओगे। इसीलिए इसके अंतर्गत सारी की सारी चीजें और सारे के सारे कह सकते हैं पॉइंट्स को विस्तार पूर्वक बताया गया है। ठीक है, अब ये भी क्वेश्चन आपका खत्म हो गया, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 17वीं शताब्दी में भारत के अंतर्गत व्यापारिक स्थिति का उल्लेख कीजिए। मतलब कि जो 17वीं शताब्दी थी, ठीक है, 17th सेंचुरी थी, उस समय पर भारत के अंदर कौन कौन सा व्यापार चल रहा था, क्या क्या चीजें चल रही थी, इसके बारे में क्या करना है, पढ़ना है। ठीक है, एक एक करके इसके पॉइंट्स पढ़ते हैं। नंबर 1, 17वीं शताब्दी के अंतर्गत अगर देखा जाए तो भारत के अंतर्गत बहुत ज्यादा मात्रा में व्यापार हो रहा था। भारत के हर कस्बे, हर शहर, हर गांव तक चीजें पहुंचती थी। इसमें दिल्ली, आगरा, बुहारनपुर हो गया, ठीक है, और भी कई सारे ऐसे इलाके थे जहां पर सामान को क्या किया जाता था, भेजा जाता था और मंगाया जाता था। तो इसके एक एक करके कुछ पॉइंट्स हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। प्रमुख मंडियां और कस्बे, साफ तौर पे यहाँ बताया गया है कि जितने भी यहाँ पर बहुत सारी सिटीज थी, जैसे कि दिल्ली, आगरा, लाहौर, ठीक है, बुहारनपुर हो गया। बुहारनपुर तो उस समय पर कपास के लिए बहुत ज्यादा फेमस था। मतलब ये सारे के सारे वो इलाके थे जहां पर ये लोग क्या कर रहे थे, सामान को भेजते थे, उसके बदले में दूसरा सामान लेते थे और धीरे धीरे करके व्यापारिक स्थिति को बहुत ज्यादा क्या करते थे, बढ़ाते थे। नंबर 2, स्थानीय हाट और मेले। कहने का मतलब क्या है, हर एक स्थान पर कह सकते हैं छोटे छोटे हाट लगते थे। हाट मतलब क्या होता है, बाजार, मेले वगैरह लगते थे। तो धीरे धीरे करके वहां पर हर व्यक्ति आता था, अपना सामान बेचता था, सामान बेचने पर पैसा कमाता था और इससे राज्य को थोड़ा बहुत क्या मिल जाता था, कर मिल जाता था। आप सबने देखा है अपने आपके घर के आसपास में हमेशा क्या लगते हैं, बाजार वगैरह लगते हैं, या कभी कभार मेला वगैरह लगता है तो वहां पर दुकानें लगती है। तो वही चीज आपको बतानी है, बस जो आपके सामने है उसी को अलग तरीके से आपको क्या करना है, यहाँ पर प्रस्तुत करना है। बंदरगाहों से जुड़ाव, ठीक है, उस समय पर बहुत सारे बंदरगाह थे। बंदर का मतलब क्या होता है, पोर्ट, यानी कि एक ऐसा क्षेत्र जहां पर समुद्री जहाज आकर क्या होते हैं, रुकते हैं। तो इसीलिए
क्लियरली यहाँ पर ये बताया गया कि यहाँ पे ऐसे बहुत सारे बंदरगाह आते हैं, जैसे हुगली नदी पर था, ठीक है, सूरत में था। ये बहुत सारे ऐसे बंदरगाह, फेमस बंदरगाह थे जहां पर सामान को क्या किया जाता था, बहुत ज्यादा मात्रा में लाया ले जाया जाता था और इससे राज्य को बहुत ज्यादा क्या होता, फायदा हो रहा था। व्यापार की वस्तुएं बता दो। भारत के अंतर्गत अगर देखा जाए तो अनेक प्रकार की चीजों को क्या होता था, उसका आयात निर्यात होता था। सबसे ज्यादा मात्रा में निर्यात होता था, आयात कम होता था। इसीलिए यहाँ पर ये बताना है। तो सबसे पहले बात करते हैं कपड़े की। भारत का कपास सबसे ज्यादा मात्रा में फेमस था, क्योंकि भारत से बहुत ज्यादा मात्रा में रॉ मटेरियल जाता था और ये हर एक क्षेत्र में जाता था। धीरे धीरे करके कपास इतनी ज्यादा मात्रा में जाने लगा कि हर एक किसान को बहुत ज्यादा इससे क्या होता था, फायदा होता था। नंबर 2, मसाले। दक्षिण भारत की बात करें तो मसाले बहुत ज्यादा फेमस थे। हर जगह पर कह सकते हैं काली मिर्च, लाल मिर्च, हल्दी, ठीक है, इसके साथ साथ नमक हो गया। ये सारे के सारे जितने भी मसाले होते हैं, ये सारे मसाले भारत में ही थे और भारत से ही हर जगह पर पहुंचने लगे। और धीरे धीरे करके जब लोगों ने इसको मसालों के साथ कह सकते हैं खाने को बनाना शुरू किया तो उन्हें और ज्यादा अच्छा लगा। इसलिए हमारे देश में कह सकते हैं मसाले की डिमांड भी क्या हो गई थी, बढ़ गई थी। अनाज और कृषि उत्पाद। अब देखो अनाज भी हो गया, जिसमें आपका गेहूं, चावल हो गया। तो ये सारे वो सारे अनाज थे जो भारत में उगाए जा रहे थे और अधिक से अधिक मात्रा में हमारे देश से दूसरे देश में क्या किए जाते थे, भेजे जाते थे, जिससे क्या कहते हैं, निर्यात। इससे देश में कह सकते हैं व्यापार की चीजें बहुत ज्यादा मात्रा में क्या होने लगी, बढ़ने लगी थी। धातु, नमक और खनिज। उस समय पर कह सकते हैं कई सारे मेटल्स भी जाते थे, नमक भी जाता था और खनिज यानी मिनरल्स वगैरह। तो ये सारी चीजें उस समय पर क्या होती जा रही थी, पहुंचती जा रही थी और हर जगह पर जब ये पहुंचती थी इससे लोगों को बहुत ज्यादा क्या हो जाता था, फायदा होता था। और धीरे धीरे करके हमारा व्यापार जो था वो अंतरदेशीय यानी एक देश के अंदर था, धीरे धीरे करके वो क्या हो गया, इंटरनेशनल यानी अंतरराष्ट्रीय हो गया। एक देश से दूसरे देश पर हम क्या करने लगे, अपने सामान को भेजने लगे थे। पशु और विलास की वस्तुएं। अब देखो होता क्या था कि हमारे देश में भी कई सारे पशु थे, लेकिन अरबी घोड़े हम दूसरे क्षेत्र से मंगाते थे। और विलास की वस्तुएं, विलास मतलब क्या होता है, शो ऑफ की चीजें, यानी जो चीजें, कीमती चीजें हमारे देश में नहीं मिलती थी, हमें दूसरे क्षेत्र से क्या करना पड़ता था, उसे मंगाना पड़ता था। इस वजह से भी हमें बहुत ज्यादा क्या होती थी, कह सकते हैं दिक्कत होती थी। लेकिन कुछ चीजें हमारे क्षेत्र पर भी थी, इसलिए भारत का व्यापार बहुत ज्यादा मात्रा में क्या था, फैला हुआ था। अब बात करते हैं व्यापारिक मार्ग की। सबसे पहला उत्तर दक्षिण मार्ग, आपको नाम से पता चल रहा है, यानी उत्तर से लेकर दक्षिण तक। उत्तर से लेकर दक्षिण तक जो कह सकते हैं सारे के सारे क्षेत्र थे, वहां पर व्यापार बहुत ज्यादा मात्रा में हो रहा था। और इसके बदले में कह सकते हैं व्यापारी जो थे उससे राजा को बहुत ज्यादा क्या मिलता था, टैक्स मिलने लग गया था। नंबर 2, पूर्व पश्चिम मार्ग, यानी कि पूर्व से सारा का सारा सामान पश्चिम तक लाया जाता था। धीरे धीरे करके हर जगह पे उसे क्या किया जाता था, फैलाया जाता था। इससे भी लोगों को बहुत ज्यादा क्या होता था, फायदा होता था। नदी और समुद्री संपर्क वाले मार्ग, यानी गंगा नदी, यमुना नदी, ठीक है, इसके साथ साथ कह सकते हैं नर्मदा नदी। ये सारी वो नदियां थी जिसके माध्यम से भी बहुत ज्यादा मात्रा में व्यापार क्या होता जा रहा था, फैलता जा रहा था। क्योंकि नदी मार्ग सबसे सस्ता मार्ग होता है, इसीलिए उस टाइम पर लोगों को इतना ज्यादा फायदा होने लगा कि सारे के सारे व्यक्ति नदी के माध्यम से अधिक मात्रा में क्या करने लगे, विकास करने लगे। अब बात करते हैं व्यापारिक संस्थाओं की। मतलब कई सारे यहाँ पर क्या थी, व्यापारिक संस्थाएं थी। इसके भी कुछ पॉइंट्स हैं। सबसे पहला है व्यापारी। व्यापारी तो आपको पता ही है, व्यापारी कौन होंगे, जो जाएंगे अपने सामान को बेचेंगे, अपनी चीजों को बेहतर करेंगे, उसी को क्या कहेंगे, व्यापारी कहेंगे। नंबर 2, बाजार। अभी मैंने आपको बताया था छोटे छोटे स्तर पर बाजार लगते थे, जिससे लोगों को बहुत ज्यादा क्या होता था, फायदा होता था। नंबर 3, कारवा और बंजारे। मतलब कि कई सारे कह सकते हैं। अब देखो कारवा क्या होता है, कारवा मतलब होता है समूह, बंजारे वो होते हैं जो ग्रुप में घूमते रहते हैं। तो कई बार क्या होता था, ये अपने ग्रुप में रहते थे और धीरे धीरे करके हर जगह पर जाकर ये अपने सामान को बेचते भी थे। तो इस कारण हम ये कह सकते हैं कि उस समय पर व्यापार बहुत ज्यादा मात्रा में फैला हुआ था और लोगों को इससे बहुत ज्यादा क्या होता था, लाभ होता था। ठीक है, ये भी आपका क्वेश्चन क्या हो गया है, खत्म हो गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब जो आपका अगला क्वेश्चन है वो है, औरंगजेब की राजपूत नीति को स्पष्ट कीजिए और इससे पूरे कह सकते हैं भारतीय समाज पर क्या प्रभाव पड़ा था। मतलब कि औरंगजेब ने जो नीति चलाई उसका भारत पर क्या इंपैक्ट पड़ा, उसके बारे में हमें क्या करना है, पढ़ना है। ठीक है, ध्यान से सुनना, एक एक करके इसके भी क्या करते हैं, पॉइंट्स पढ़ते हैं। ठीक है, औरंगजेब जो था उसने क्या किया, उसने अगर देखा जाए तो शाहजहां के बाद शासन गद्दी संभाली थी। उस टाइम पर भारत में राजपूतों के साथ उसने संबंध बहुत ज्यादा अच्छे नहीं किए, जो बिगाड़े, जो संबंध कह सकते हैं अकबर ने सुधारे थे, उन सारे संबंधों को इसने क्या कर दिया, खराब कर दिया। कैसे क्या क्या हुआ उसके बारे में पढ़ते हैं। राजपूतों की शक्ति को कम करना, कहने का मतलब साफ तौर पर सिर्फ इतना ही, इन्होंने क्या किया। अब देखो जो औरंगजेब था उसने क्या किया, उसने राजपूतों के ही कुछ सहयोगियों को अपने साथ मिला लिया ताकि वो उनके ऊपर क्या कर सके, अपना अधिकार कर सके। और धीरे धीरे करके यानी देखो स्थिति क्या होगी, मान के चलो जो राजपूत है, ठीक है, उसमें क्या हुआ, उसमें औरंगजेब ने उसके राजपूत जो राजा है उसके मंत्री को अपने साथ मिला लिया। तो मंत्री क्या करेगा, मंत्री अपने राजा को धोखा देगा, जिससे औरंगजेब का क्या होगा, फायदा होगा। तो ये सबसे पहला काम उन्होंने किया था, यानी कि उन्हीं के लोगों को, उन्हीं राज दरबार के लोगों को उन्हीं के खिलाफ क्या कर देना, भड़का देना।
नंबर 2, मुगल सत्ता का विस्तार और केंद्रीकरण। धीरे धीरे करके एक एक करके वो हर एक इलाके पर क्या करते जा रहे थे, अपना कब्जा करते जा रहे थे, ताकि पूरे के पूरे क्षेत्र पर उनका क्या हो जाए, दबदबा बन जाए। नंबर 3, अगला पॉइंट है राजपूतों की वफादारी सुनिश्चित करना। यानी औरंगजेब पता है क्या मानता था, औरंगजेब ऐसा मानता था कि अगर ये हमारे खिलाफ कह सकते हैं कभी भी खड़े हो सकते हैं, इसीलिए अगर इन्हें हमारे साथ जुड़ना है तो इन्हें क्या करना पड़ेगा, इन्हें अपने सब चीजें मतलब क्या करनी पड़ेगी, दूर करनी पड़ेगी। लाइक एग्जाम्पल कि जो भी राजा बनना चाहेगा उसे सबसे पहले इस्लाम कबूल करना पड़ेगा, तब जाकर वो राजा बन सकता है और वो हमारे प्रति वफादार रह सकता है। अगर वो राजपूत रहेगा तो वो कभी भी हमारे खिलाफ क्या कर सकता है, विरोध कर सकता है। ये चीज उन्होंने बताई। नेक्स्ट है इस्लामिक राज्य की स्थापना। यानी पूरे के पूरे क्षेत्र में उन्होंने इस्लामिक राज्य की स्थापना की और धीरे धीरे करके ज्यादातर इलाकों पर क्या करना शुरू किया, अपना कब्जा करना शुरू कर दिया। क्योंकि जितनी ज्यादा मात्रा में वो कब्जा करना शुरू करते जाते थे उतना ज्यादा इन्हें क्या होता था, फायदा होता था। इसीलिए इन्होंने अधिकतर क्षेत्र पर अपना अधिकार सुनिश्चित कर लिया था। ठीक है, अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। दक्कन की नीति को साफ करना। यानी जो औरंगजेब था वो धीरे धीरे करके ये चाहता था कि वो दक्षिण पर भी अपना राज स्थापित कर ले, इसलिए उसने एक एक करके ज्यादातर इलाकों पर अपना कब्जा किया। ठीक है, जिसमें गोलकुंडा हो गया या फिर विजयनगर जो था उसके आसपास के जितने भी क्षेत्र थे वहां पर भी उन्होंने अपना क्या प्राप्त कर लिया था, वहां पर भी उन्होंने कह सकते हैं विजय प्राप्त की और धीरे धीरे करके सारे के सारे क्षेत्र पर अपना अधिकार क्या कर लिया था, स्थापित कर लिया था। इससे उन्हें बहुत ज्यादा क्या होने लगा था, फायदा होने लगा था। अब इसका प्रभाव क्या हुआ, सबसे पहला 30 साल का युद्ध और जनता की हानि। यानी इस युद्ध में कह सकते हैं लगभग 30 साल तक जो युद्ध चलेगा वहां पे जनता की हानि होगी नहीं होगी, होगी। तो जनता की हानि होती गई और इस वजह से बहुत ज्यादा क्या होता गया, नुकसान होता गया। तो इसीलिए 30 साल तक ये जो युद्ध चला था इससे बहुत ज्यादा लोगों को क्या हुआ था, नुकसान। नंबर 2, साम्राज्य की मर्यादा को धक्का। अब मैंने ये पॉइंट आपको पहले भी समझाया था कि एक जो कह सकते हैं राज्य को जीतने के लिए अगर औरंगजेब को लगभग 30 साल लग गए तो इसका मतलब यह है कि उसकी मर्यादा जो थी वो उसको धक्का लगेगा। कहने का मतलब क्या, जो मुगलों ने कई कुछ ही समय में कर दिया था औरंगजेब उसे 30 साल में भी नहीं कर पाया। इस वजह से उनके जो कह सकते हैं सम्मान था उसको बहुत ज्यादा क्या पहुंची थी, ठेस पहुंची थी। ठीक है, नंबर 3, राजपूतों की सहायता से वंचित और स्थायी दुश्मनी। कहने का मतलब क्या है कि जो राजपूत थे ना उनसे इन्होंने क्या कर लिया, उनसे कह सकते हैं उनसे सहायता मांगनी बंद कर दी और उसके साथ कह सकते हैं उनके ऊपर अपना अधिकार करना शुरू कर दिया था, ताकि धीरे धीरे करके जितने भी लोग हैं वो अपनी नीति स्थापित करते रहे। जितनी ज्यादा मात्रा में लोग अपनी नीति स्थापित करते जाएंगे उतना ज्यादा उन्हें क्या होता रहेगा, फायदा होता रहेगा। इसलिए उन्होंने अनेक प्रकार के फैसले लेने शुरू किए थे और ज्यादातर इलाकों पर अपना कब्जा करना शुरू कर दिया था। ठीक है, अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। मालवा हाड़ौती में विद्रोह की भावना। यानी मालवा वही जगह थी जो कह सकते हैं वहां पर कह सकते हैं विद्रोह की भावना उठने लगी, क्योंकि वहां पर इस्लाम ने ये मतलब कि औरंगजेब ने ये बोल तो दिया था कि सारे के सारे लोग जो है वो अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन उनके ऊपर बहुत ज्यादा कह सकते हैं नीतियां चलाई जा रही थी जिससे उन्हें बहुत ज्यादा नुकसान होता था। इस चीज को भी वो क्या करना चाहते थे, दूर करना चाहते थे। अब बात करते हैं शहजादा अकबर का विद्रोह 1681। यानी इसी समय पर अगर देखा जाए तो जो औरंगजेब का पुत्र था ना उसे अकबर द्वितीय कहा जाता था। अब हुआ क्या कि उसी समय पर अनेक शासकों ने क्या किया, उन्होंने कह सकते हैं इनको भड़काया कि आप क्या करो, मतलब कि जो अकबर द्वितीय था उसको भड़काया कि तुम अपने पिता को मार दो और धीरे धीरे करके तुम वहां का बादशाह बन जाओ। तुम बादशाह बन जाओगे तो सारी नीतियां चलेगी, सारे फैसले होंगे, सब कुछ होगा। ऐसे करके उनको बहकाया और बहकाने के बाद कह सकते हैं उसने क्या किया, 40,000 सैनिक लिए और उनके ऊपर क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया अपने पिता के ऊपर ही। तो इस वजह से कह सकते हैं जो अकबर द्वितीय था उसका और उसके पिता के बीच में कह सकते हैं संबंध क्या हो गया, पूरी तरीके से खराब हो गया और मुगल बहुत ज्यादा किस में आ गए, दिक्कत में आ गए। उत्तर पश्चिम सीमा कमजोर। कहने का मतलब क्या है कि अभी हम ये पढ़ते आ रहे थे कि उत्तर से लेकर दक्षिण तक इनका दबदबा धीरे धीरे करके बढ़ता जा रहा था, लेकिन अब वो समय आ चुका है जब इनका दबदबा पूरी तरीके से क्या होता जा रहा है, खत्म होता जा रहा है। क्योंकि अधिकतर इलाके इन्होंने जो जीत वाले इलाके थे वो इन्होंने क्या कर दिए, छोड़ दिए। इस वजह से उन्हें बहुत ज्यादा क्या होती थी, दिक्कत होती थी। ठीक है, तो इसके बारे में इसमें बताया गया है। नेक्स्ट है मुगल राजपूत गठबंधन का अंत और अंग्रेजों को मौका। यहाँ पर कह सकते हैं मुगल और राजपूतों के बीच में जो गठबंधन था उसमें समाप्ति होने लगी और अंग्रेजों को मौका मिल गया। इसी समय पर तो अंग्रेजों को जैसे जैसे मौका मिला तो अंग्रेजों ने अपनी नीति, अपने फैसले यहाँ पर लेना और अपनी चीजें करना क्या कर दिया था, शुरू कर दिया था। इस वजह से उन्हें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हुई और समाज को उन्होंने और ज्यादा बेहतर करने का क्या किया, प्रयास किया। ठीक है, ये भी आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, खत्म हो चुका है। अब चलते हैं अगले की तरफ। शिवाजी के अधीन कह सकते हैं मराठाओं के उत्कर्ष का आलोचनात्मक विवरण देना है। मतलब कि कहने का मतलब क्या है कि शिवाजी के अंतर्गत अगर देखा जाए तो मराठाओं ने अपने आप को बहुत ज्यादा विस्तारित किया था और उसकी हमें बुराई भी करनी है। ठीक है, एक एक करके इसके पॉइंट समझते हैं। तो शिवाजी महाराज जो थे वो दक्षिण भारत में उनका बहुत ज्यादा दबदबा था, लोग उन्हें बहुत ज्यादा मानते हैं आज के टाइम पे भी। इससे रिलेटेड हमने पहले भी एक क्वेश्चन पढ़ा है, इसमें हमें थोड़ी थोड़ी क्या करनी है, बुराई भी करनी है, हमें उनकी कमियां भी बतानी है।
तो एक एक करके इसके भी पॉइंट्स क्या करते हैं, समझते हैं। ठीक है, नंबर 1। तो सबसे पहला पॉइंट है सहारदी की भौगोलिक सुरक्षा। मतलब कि देखो, इस पूरे पॉइंट को ना मैं आपको वैसे समझा देता हूँ कि हुआ क्या था कि यहाँ पर क्या करते थे उस समय पर, जो कई सारे लोग थे वो छुप कर वार करते थे, यानी रात में आते थे, रात में आके इनके ऊपर छुप कर वार करते थे और दिन में गायब हो जाते थे। तो इस प्रकार इन्होंने उसके आसपास के जितने भी इलाके थे वहां पर इन्होंने क्या प्राप्त की थी, जीत प्राप्त की थी। इस वजह से इनका दबदबा क्या होता जा रहा था, बढ़ता जा रहा था। अब देखो इसकी बुराई क्या हुई, बुराई ये हुई कि कह सकते हैं ये सिर्फ ना छोटे मोटे युद्ध में ही बहुत ज्यादा कह सकते हैं फायदेमंद होता था। तुम रात में मार के चले गए और भाग गए, लेकिन जब कह सकते हैं मैदान में आते थे तो शिवाजी महाराज के जितने भी कह सकते हैं सैनिक थे उनको बहुत ज्यादा नुकसान क्या होना पड़ता था, झेलना पड़ता था। नंबर 2, भागवत धर्म और महाराज धर्म का उदय। यानी उस समय पर सारे के सारे जो भी व्यक्ति थे, तुकाराम हो गया, एकनाथ हो गया, इन सबने मिलकर पता है क्या फैसला लिया कि हम सब पहले ना एक मराठी बनते हैं। तुम किसी भी धर्म के, किसी भी संस्कृति के हो, लेकिन अगर तुम महाराष्ट्र में रहते हो तो हम सब मिलकर क्या बनते हैं, मराठी बनते हैं। उस टाइम पर इसे बंबई प्रांत कहते थे। तो इसीलिए इन्होंने उस पूरे के पूरे क्षेत्र को बचाने के लिए एक होने का प्रयास किया ताकि सारे के सारे मराठी इनके ऊपर क्या कर सके, अपना अधिकार कर सके। अब देखो इसकी बुराई क्या हुई, इससे सारे के सारे एक तो हो गए लेकिन सियासी चीजों पे नहीं हुए। मतलब कि सारे के सारे एक हो गए लेकिन उसने बोला अब मैं शासन गद्दी पे रहूंगा, मैं शासन गद्दी पे रहूंगा। इससे इनके बीच में बहुत ज्यादा क्या बन गया था, विवाद बन गया था। तीसरा पॉइंट है दक्कनी सल्तनतों की आपसी लूट और फूट। मतलब हुआ क्या कि इस समय पर कह सकते हैं बीजापुर हो गया, गोलकुंडा हो गया और मुगल हो गए, ये लोग ना आपस में लड़ रहे थे। उसी टाइम पर क्या हुआ, शिवाजी महाराज ने क्या किया, इनको लड़ने दो, कि मतलब ये आपस में लड़ेंगे और जैसे जैसे लड़के कमजोर हो जाएंगे तो इन्होंने क्या किया, आसपास के जितने भी इलाके थे धीरे धीरे करके एक एक करके उनको लूट लिया। यानी गोलकुंडा और बीजापुर को उन्होंने पहले अपने अधिकार में किया, फिर मुगलों को भी धीरे धीरे करके हरा के उन्हें उनके क्षेत्र से क्या कर दिया, भगा दिया था। आलोचना, ये अवसर तो मिला था लेकिन इससे पता है सबसे ज्यादा क्या हुआ कि बीजापुर का अंत हुआ, उसके बाद कह सकते हैं सीधा ही इन्हें किसे लड़ना पड़ा, मुसलमानों से, यानी मुगलों से लड़ना पड़ा। ये इनके लिए बहुत ज्यादा क्या था, नुकसानदायक था। अगला पॉइंट है मुगल आदिलशाही में कह सकते हैं सैनिकों का जो बहुत ज्यादा प्रभाव था। कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे साफ तौर पर बताया गया कि शिवाजी महाराज ने देखा कि जो बीजापुर के जितने भी सैनिक थे उन सबको, जो भी ट्रेंड थे, बहुत ज्यादा प्रोफेशनल थे, उन्हें अपने साथ जोड़ा और जोड़ने के बाद उन्हें मुगलों के खिलाफ करना शुरू किया। क्योंकि जैसे जैसे मुगलों के खिलाफ होते उतना ज्यादा लोगों को क्या होता, फायदा होता है। इसलिए इन्होंने अनेक प्रकार की नीतियां चलाना क्या कर दिया था, शुरू कर दिया था। तो ये सारी चीजें किसमें बताई गई थी, इसी के अंतर्गत। ठीक है, अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। समता मूलक समाज और ग्राम स्वराज की भावना। मतलब कि सीधी सी बात है, यहाँ पर कह सकते हैं पुरुषों के साथ साथ महिलाओं का भी योगदान मिलने लगा कि जितने भी पुरुष थे उसके साथ साथ महिलाएं जितनी ज्यादा मात्रा में आगे बढ़ते जाएंगी उतना ज्यादा इन्हें फायदा होगा। इससे क्या हुआ कि ग्राम स्वराज की जो भावना थी हर एक व्यक्ति तक पहुंचने लगी, हर व्यक्ति उसे बहुत ज्यादा बेहतर कर रहा है, हर महिला उसमें पार्टिसिपेट कर रही है। ऐसे कर करके धीरे धीरे करके इनको यहाँ पर अनेक प्रकार की नीतियां मिलने लगी। इससे बहुत ज्यादा इन्हें क्या हुआ था, फायदा हुआ था। ठीक है, अब इसकी आलोचना पढ़ लेते हैं। तो आलोचना क्या है, ये समता मराठा जाति तक ही सीमित थी। मतलब कि इससे क्या होता था कि बाकियों को मौका नहीं मिलता था, जो निचली जाति के लोग थे उन्हें सेना में भर्ती होने का मौका नहीं मिल रहा था, इसलिए इन्हें बहुत ज्यादा क्या होता, नुकसान हो रहा था। ठीक है, ये इसकी आलोचना थी। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। आर्थिक नीति चौथ सरदेशमुखी और कह सकते हैं सूरत लूट। यानी कि ये पूरा का पूरा इलाका इन्होंने क्या किया, धीरे धीरे करके अपने आर्थिक विस्तार को बढ़ाने की कोशिश की, सूरत में लूटपाट की, वहां पर अपनी आर्थिक नीतियां चलानी शुरू की। जैसे जैसे इन्हें करके इन्हें फायदा होता था उतनी ज्यादा नीतियां, उतनी ज्यादा फैसले इनके लिए बढ़ते जाते थे। इसीलिए इन्होंने आसपास के जितने भी इलाके थे वहां पर इन्होंने क्या कर लिया था, अपना अधिकार कर लिया था। तो इस वजह से कहा जा सकता है कि शिवाजी महाराज का दबदबा भी यहाँ पर बहुत ज्यादा मात्रा में क्या होता गया था, बढ़ता गया था। नेक्स्ट है सैनिक संगठन। इन्होंने आसपास के जो कह सकते हैं इलाके थे उनको जीतने के लिए सैनिक संगठन बनाए। जैसे मुगलों ने बनाए थे ऐसे कह सकते हैं शिवाजी महाराज ने भी बनाए थे। जितने ज्यादा सैनिक संगठन होते जाएंगे उतने ज्यादा इन्हें फायदा होता रहेगा, क्योंकि सेना जितनी ज्यादा मजबूत होती है उतना ज्यादा लोगों को आगे बढ़ने का, अपनी चीजों को बेहतर करने का क्या मिलता है, मौका मिलता है। अष्ट प्रधान मंडल और जासूसी डिपार्टमेंट यानी जासूसी प्रशासन। कहने का मतलब साफ तौर पे बताया, इन्होंने 8 मंत्री बनाए थे। ये 8 मंत्री मिलकर राज्य का विस्तार करने में अपनी भूमिका निभाएंगे, चीजों को बेहतर करने का प्रयास करेंगे। जितनी ज्यादा मात्रा में चीजों को बेहतर होगा उतनी ज्यादा मात्रा में लोगों को अपनी नीतियां बनाने का क्या मिलता था, अच्छा मौका मिलता था। नेक्स्ट है जासूसी तंत्र और कूटनीति। इन्होंने कई प्रकार की कह सकते हैं जासूसी तंत्र बनाए। जितनी ज्यादा मात्रा में जासूस यहाँ पर आते जाएंगे उनसे पूछताछ की जाएगी और उनको जासूसी के लिए भेजा जाएगा। इससे इनके तंत्र में बहुत ज्यादा महत्वता होती थी और हर एक व्यक्ति को अपनी चीजों को बेहतर करने का क्या मिल जाता था, मौका मिल जाता था। ठीक है, अब ये भी क्वेश्चन आपका क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है। तो अब आपके एक दो क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, तो अब उसकी तरफ चलते हैं। ठीक है, अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है मुगल वास्तुकला को लाल किला या ताजमहल के संदर्भ में समझाइए। यानी जो मुगलों की वास्तुकला थी उसके बारे में हमें बताना है और लाल किला इसका इससे कैसे संबंधित है या फिर कह सकते हैं
ताजमहल कैसे संबंधित है उसके बारे में भी बात करते हैं, ठीक है। तो मुगल वास्तुकला वह वास्तुकला है जिसमें मुगलों ने अपनी नीतियों को चलाकर कह सकते हैं पूरे के पूरे क्षेत्र को और ज्यादा बेहतर करने का क्या किया, प्रयास किया। तो उसी के बारे में हमें क्या करना है, पढ़ना है, ठीक है। एक एक करके मैं आपको चीजें समझाता हूँ, ठीक है, ध्यान से सुनना। सबसे पहले लाल किला, शाहजहानाबाद का हृदय, ठीक है। तो जो शाहजहां था उसकी दो पुत्री, एक का नाम था जहांआरा, एक का नाम था रोशन आरा। इन दोनों ने मिलकर अपने पिता के लिए एक पूरे के पूरे शहर का निर्माण करवाया जिसे शाहजहानाबाद कहते थे। उसी शाहजहानाबाद का हृदय लाल किला कहलाता था, क्योंकि उसी टाइम पर उसने कह सकते हैं लाल किले का निर्माण करवाया, यानी दिल्ली में जो लाल किला है ये उसी का रहा, ठीक है। और इसका निर्माण करवाया, इसकी नीति चलाई, इसको बहुत ज्यादा बेहतर किया, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा लाल किला बना था। कैसे बना, क्या क्या चीजें हुई, उन सब के बारे में पढ़ना है। लाल पत्थर की दीवारें और सामरिक रचना, सीधी सी बात है, जो कह सकते हैं जो बलुआ पत्थर था, ठीक है। अब मान के चलो, ये आपका बदरपुर होता है ना, बदरपुर को और ज्यादा गर्म किया जाता था और उसे गारे के साथ यानी किसी मिक्सचर के साथ मिलाकर उसे पूरे बड़े बड़े पत्थर बनाए जाते थे और उसी से क्या बनाया, हमारा लाल किला बनाया। तो इसी प्रकार कह सकते हैं लाल किले को धीरे धीरे करके इन्होंने बड़े बड़े पत्थरों के माध्यम से, जिसे बलुआ पत्थर कहते हैं, इसको क्या कहता, निर्मित किया था। नंबर 2, महल और मंडप, सत्ता का प्रदर्शन, यानी सीधी सी बात है, इन्होंने क्या किया, महल और मंडप, मतलब पूरा पूरा महल बनाया था, उसके साथ साथ कह सकते हैं यहाँ पर एक मंडप भी था, यानी दो मंडप थे जिसमें क्या थे, एक होती थी आम सभा, एक होती थी जिसे कहते हैं खास सभा, ठीक है। दीवाने खास और दीवाने आम। दीवाने खास में क्या होता था, जो बादशाह होता था वो अपने खास व्यक्तियों से मिलता था, और दीवाने आम में क्या होता था, सिर्फ नॉर्मल व्यक्तियों से इसमें क्या किया जाता था, मिला जाता था, ठीक है। तो ये मंडप था, ये किसके अंतर्गत पाया गया है, ये भी लाल किले के अंदर मिला है। नंबर 3, जाली नक्काशी। जाली नक्काशी का मतलब क्या है, यहाँ पर कई सारे संगमरमर की कह सकते हैं पत्थरों से यहाँ पर नक्काशी की गई थी और बहुत पतली पतली कह सकते हैं खिड़कियां बनाई गई थी और उसमें बहुत बारीकी से नक्काशी की गई थी, अच्छे से उसे बनाया गया था ताकि हर व्यक्ति उसको देखकर बहुत ज्यादा क्या हो सके, अट्रैक्टिव हो सके। तो जितनी ज्यादा वो आकर्षित लगती थी उतना ज्यादा लोग उससे क्या हो जाते थे, बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होते थे, और धीरे धीरे करके वो उस कारीगर का भी और राजा का भी क्या करते थे, सम्मान की, मतलब भाई इतना बड़ा उन्होंने महल बना दिया, कैसे बनाया, क्या क्या चीजें की गई, इन सब के बारे में इसमें क्या किया गया था, बताया गया था, ठीक है। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। चार बाग शैली और जल प्रबंधन, यानी सीधी सी बात है, इन्होंने क्या किया, यहाँ पर बाग के 4 हिस्से कर दिए थे, मतलब कि महल के अंदर ही उन्होंने कह सकते हैं 4 हिस्सों पर बाग बनाया और उसके साथ साथ उनका जल का प्रबंधन भी करवाया ताकि हर व्यक्ति वहां पर जल को क्या कर सके, भेज सके। इसी प्रकार कह सकते हैं इन्होंने अपने पूरे महल को बेहतर करने का क्या किया था, प्रयास किया था। हिंदू इस्लामी संगम, यानी कह सकते हैं यहाँ पर जो मुस्लिम जो कह सकते हैं लाल किला है, इसमें अगर देखा जाए तो बहुत सारी चीजें हिंदुओं से भी ली गई है, मतलब कि उसमें कह सकते हैं कई सारे चित्र ऐसे हैं जो हिंदू द्वारा बनाए जाते थे, तो उनको भी बनवाया गया। तो इससे हमें साफ तौर पर पता चलता है कि सारी की सारी नीतियां कैसे की गई थी और हिंदुओं का भी इसमें बहुत ज्यादा योगदान था। जो लाल किला आपका बना है वो सिर्फ मुस्लिम का ही नमूना नहीं है, उसमें भारतीय शैली भी क्या थी, मिक्स थी। अगला पॉइंट है आपका ताजमहल इमारतों की रानी। अब आप सबको पता है शाहजहां की जो तीसरी पत्नी थी जिसका नाम था कह सकते हैं मुमताज, उसके लिए उसने याद में क्या बनवाया था, इसको बनवाया था, ठीक है, ताजमहल। तो इसकी कुछ विशेषताओं के बारे में हमें क्या करना, पढ़ना है। नंबर 1, संगमरमर की संरचना, यानी ये पूरा का पूरा ताजमहल किससे बना हुआ है, संगमरमर पत्थर से बना हुआ है। और इसका मतलब ये है कि संगमरमर का पत्थर एक ऐसा विशेष पत्थर है जो कभी भी क्या नहीं होता, पीला नहीं पड़ता है, और ये बहुत ज्यादा कह सकते हैं बहुत ज्यादा कीमती होता है और काफी ज्यादा महंगा भी होता है। नंबर 2, गुंबद और चार मीनार। अब आप सबको पता है ताजमहल के ऊपर जो बड़ा सा है उसे गुंबद कहते हैं और उसके अगल बगल में चार मीनार हैं, और वो जो मीनार है वो इस चीज का प्रतीक है कि मतलब वो चार मीनार इस गुंबद को क्या कर रही है, एक तरह से प्रोटेक्ट करती है और उसकी निखारता को अच्छा दिखाती है कि मतलब दुनिया की सबसे खूबसूरत अजूबा जो है वो हमारे देश में है। तो इसलिए ताजमहल को नंबर 1 पर रखा गया है। जाली नक्काशी और कुरान की आयतें, मतलब कि इन्होंने क्या किया, देखो जैसे लाल किले में इन्होंने नक्काशी की थी ना, जालियां बनाई गई थी, ऐसे इन्होंने यहाँ पर भी कई सारी जालियां बनाई है जिससे लोगों को बहुत ज्यादा क्या होता था, फायदा होता था, ठीक है। तो उसके बारे में इसमें बताया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है चार बाग और ऑप्टिकल इल्यूजन। मतलब क्या है इसका, मतलब देखो उन्होंने चार बाग बनाए थे और उसके साथ साथ ना उन्होंने ताजमहल को एक ऐसे स्ट्रक्चर के रूप में दिखाया है कि जितना ज्यादा आप कह सकते हैं ताजमहल के पास होते जाओगे ना, उतना ज्यादा वो ताजमहल क्या होता जाता था, दूर होता जाता था। लेकिन जैसे ही अगर आप खिड़की के पास, यानी कि जो मान के खिड़की या बालकनी हो गए वहां पहुंच जाते थे, तब जाकर वो आपको और ज्यादा क्या लगता था, पास लगता था। तो इस तरीके से उन्होंने क्या किया है, इसे बनाया है। नेक्स्ट है मिश्रित कला और श्रम का कमाल। मतलब कि इसमें हिंदुओं की भी शैली बहुत ज्यादा मानी गई है और इसमें महत्व दिया गया है और मुस्लिम की भी थी, तो दोनों की शैली को मिलाकर इसे क्या किया गया था, बनाया गया था, ठीक है। ये मिश्रित शैली का क्या है, एक अद्भुत नमूना है।
मुगल वास्तुकला की विशेषताएं, तो सबसे पहला क्या है, मिश्रित वास्तुकला, यानी दोनों के दोनों शैली मिलाकर बनाई गई है, जिसमें हिंदुओं का भी बहुत ज्यादा योगदान है और मुसलमानों का भी योगदान है। नंबर 2, विशालता और भव्यता। एक तो देखो ये बहुत बड़ा है, ऊपर से कह सकते हैं भव्य मतलब सुंदर भी है, तो ये इसकी क्या है, इंपॉर्टेंस है, इसकी वैल्यू अच्छी है। नेक्स्ट है सुंदर नक्काशी जाली, अभी हमने ये पॉइंट पढ़ा था, यानी एक ऐसी जालियां बनाई है इन्होंने जो बहुत ज्यादा सुंदर है और जिससे लोगों को बहुत ज्यादा क्या होता है, वो आकर्षित हो जाते हैं, तो इससे लोगों को बहुत ज्यादा क्या होता है, फायदा होता है। अगला है जल प्रबंधन और बाग निर्माण, मतलब कि इन्होंने पानी का प्रबंध किया और बाग का निर्माण किया था, ये तो हमने अभी पढ़ा ही था। तो सीधी सी बात है, कई सारे इन्होंने बाग भी बनाए थे और वहां पर कह सकते हैं पानी का प्रबंधन भी किया था। ये सारी चीजें इसमें क्या की गई है, बताई गई है। ठीक है, ये भी आपका क्वेश्चन था, खत्म हो चुका है। अब चलते हैं आखिरी क्वेश्चन की तरफ। 17वीं शताब्दी में भारत के व्यापार के बारे में बताना है, मतलब कि 17वीं शताब्दी में, अगर हमने 16वीं में पढ़ा था ना, तो सेम चीज है, वही वाला क्वेश्चन मान लो थोड़ा सा चेंज होकर आ रहा है। ठीक है, तो उसके बारे में हमें बताना है उस समय पर। तो 17वीं शताब्दी के अंतर्गत भारत में बहुत सारा व्यापार होता था, कई सारे फैसले लिए जाते थे, कई सारी नीतियां बनाई गई थी, एक एक करके उसके बारे में पढ़ते हैं। नंबर 1, प्रमुख बंदरगाह और समुद्री नेटवर्क, मतलब बहुत सारे प्रमुख बंदरगाह थे, जिसमें सूरत बंदरगाह बहुत ज्यादा फेमस था और हर जगह से इनका क्या होता था, व्यापार होता था, इसलिए धीरे धीरे करके सारे के सारे इलाकों में इनका व्यापार क्या होता गया, फैलता गया। नंबर 2, निर्यात की वस्तुएं, विश्व की फैक्ट्री, मतलब अगर देखा जाए तो पूरी दुनिया के जो लोग थे वो भारत से ही आयात करते थे, मतलब भारत से बहुत ज्यादा मात्रा में कच्चा माल जाता गया। जितनी ज्यादा मात्रा में भारत से कच्चा माल जाता था उतना ज्यादा भारत को फायदा होता था। ठीक है, क्योंकि हमारी जो तकनीक थी वो इतनी ज्यादा अच्छी नहीं थी, इस वजह से लोगों को बहुत ज्यादा क्या होता था, नुकसान भी होता था। आयात की वस्तुएं, विलास और धातु, मतलब सीधी सी बात है, आयात की वस्तुएं मतलब भारत में भी बहुत सारी चीजें मंगाई जाती थी, अरबी घोड़े हो गए, ठीक है, या फिर इसके साथ साथ जो चीज हमारे यहाँ पर उपलब्ध नहीं थी उन्हें हम कहाँ से मंगाते थे, दूसरे क्षेत्रों से मंगाते थे। भारतीय व्यापारी समुदाय की भूमिका, यानी देखो जिसमें आपका कह सकते हैं बोहरा समुदाय हो गया, खत्री समुदाय हो गया, मारवाड़ी समुदाय हो गया, ये सारे व्यापारी समुदाय थे जो भारत में अपनी पहचान बढ़ाते जा रहे थे और धीरे धीरे करके इनका दबदबा भी क्या होता जा रहा था, बढ़ता जा रहा था। इसी समय पर यूरोपीय कंपनियों का प्रवेश हुआ, मतलब यूरोप से कई सारी कंपनी आई, जिसमें से ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत ज्यादा मात्रा में आई थी, उन्होंने यहाँ पर आकर अपने व्यापार स्थापित किया था, अपने सामानों को कच्ची कीमतों पर यहाँ पर बेचना क्या कर दिया था, शुरू कर दिया था। नेक्स्ट जहाज रानी तकनीक और भारतीय जहाज, मतलब सीधी बात है, उस समय पर कह सकते हैं जो उत्तम किस्म की जो लकड़ी होती थी वो भारत में ही मिलती थी और भारत में ही जो जहाज बनाए जाते थे वो बहुत ज्यादा कह सकते हैं मजबूत होते थे, लेकिन हमारे पास वो तकनीक नहीं थी जिसमें वो कह सकते गोला बारूद वगैरह या तोप वगैरह लगा सके, इसीलिए हमारी लकड़ी तो मजबूत थी लेकिन तकनीक की कमी होने के कारण हमारे जहाज ज्यादातर मात्रा में क्या नहीं हो पाते थे, सामान को मतलब ज्यादा जल्दी नहीं पहुंचा सकते थे, इसलिए युद्ध में कई बार वो क्या हो जाते थे, जहाज खराब हो जाते थे। ठीक है, तो ये हमारे पास एक खूबी तो थी कि हमारे पास लकड़ी तो मजबूत है, लेकिन हमारे पास तकनीक ना होने के कारण हमें बहुत ज्यादा नुकसान होता था। अगला है कार्टाज और समुद्री व्यापार, मतलब क्या है, अब देखो पुर्तगालियों ने सबसे पहले कार्टाज की शुरुआत की थी, जिसमें उन्होंने कह सकते हैं समुद्र के पास में कह सकते हैं टैक्स वैक्स लेना शुरू कर दिया और उसी टाइम पर कह सकते हैं यहाँ पर बहुत ज्यादा मात्रा में लोगों को दिक्कतें हुई और इससे सारी की सारी नीतियां जो थी वो व्यापार में क्या होने लगी, खराब होने लगी। क्षेत्रीय राज्यों का संरक्षण, यानी इसके आसपास में जो भी क्षेत्र थे वहां पर कह सकते हैं इन्होंने संरक्षण प्राप्त किया, धीरे धीरे करके वहां पे अपना व्यापार स्थापित किया। जितनी ज्यादा मात्रा में व्यापार बढ़ता जाता था उतनी ज्यादा मात्रा में लोगों को क्या होता था, फायदा होता था, तो इससे इनको बहुत ज्यादा फायदा होने लगा था। हज की यात्रा और धार्मिक व्यापार, यानी साफ तौर पे ये बताया गया है कि जो मुस्लिम थे उन्हें अपने जीवन में एक बार हज की यात्रा करनी पड़ती है। हज की यात्रा मक्का से मदीना तक की यात्रा थी, जिसमें वह अपने जीवन में जन्नत पाने के लिए कहा जाता है, पहले एक बार हज की यात्रा करते हैं। तो इसीलिए हज की यात्रा बहुत ज्यादा मात्रा में यहीं से होती थी और यहीं से सामान को एक जगह से दूसरी जगह लाया और ले जाया जाता था। परिवर्तन का दौर, भारतीय व्यापार का पतन, मतलब कि भारत का जो व्यापार था पूरी तरीके से खत्म होने लगा, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी व्यापारिक नीतियां यहाँ पर चालू कर दी थी, जिससे लोगों को बहुत ज्यादा फायदा होता था और नीतियां उन्हीं के अनुसार बनाई जाती थी, इसीलिए लोग अपनी चीजों को बहुत ज्यादा बेहतर तरीके से करने में सफल हुए, लेकिन सिर्फ अंग्रेज, और भारतीय व्यापार पूरी तरीके से क्या होने लगा, चौपट होने लगा। तो ये सारे वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपके एग्जाम में आते हैं और आए भी थे, ठीक है, और आएंगे भी, तो इसीलिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है, अपने दोस्तों तक शेयर करना है। ऐसे ही और भी कई सारे सब्जेक्ट की मैं वीडियोस बना रहा हूँ, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।